हमारे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं एक बहुत ही चर्चित कवित्री, कहानीकार, पत्रकार, अनुवादक और बहुत कुछ। मैं इनके बारे में थोड़ा सा जो मेरे पास जानकारी है और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इतने कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ और इनकी रचनाओं के बारे में और इनके आने वाली किताबों के बारे में। पंखुड़ी जी जो है वो बेसिकली मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और दिल्ली में भी रहती हैं, और लेकिन अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर में हैं। इनका जन्म जो है वो 18 जून को हुआ था और उम्र नहीं बताना चाहिए जी। आजकल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और हिस्ट्री में ये पढ़ा रही हैं एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इन गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर। ये अभी अपनी कुछ कविताओं की किताब पर काम कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो जो जनवरी में पुस्तक मेला लगेगा, अब वो कोरोना काल में पुस्तक मेला का स्वरूप क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि उनकी किताबें जो हैं वो 4 किताबें जो हैं कविताओं की वो उस मेले में आ जाएंगी। इसी के साथ वो अपनी कहानियों पर काम कर रही हैं, द स्टोरीज इन इंग्लिश। ये शायद इनकी पहली किताब जो अंग्रेजी में मतलब विशुद्ध अंग्रेजी में इनकी कहानियां होंगी और ये छप भी रही है विदेशी प्रकाशक के यहाँ, रशियन में, एक रूसी प्रकाशक। हाँ। और उसमें सबसे खास बात यह है कि उसमें रशियन ट्रांसलेशन भी होगा जी। उसी पब्लिशर के साथ ये अपनी अंग्रेजी कविताओं पर भी काम कर रही हैं जिनका प्रकाशन होना है, और उन कविताओं का भी रशियन में अनुवाद उस किताब में होगा जी। वर्किंग ऑन 3rd and 4th कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन हिंदी। इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं पहले, कहानी संग्रह, और ये तीसरी और चौथी किताब जो है वो कहानियों की हिंदी में वो जल्दी ही आने वाली है। एक नावल भी लिख रही है, बस अभी शुरू ही। हाँ, नावल जो है वो भी जिस तरह से लिख रही है जिस गति से, तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये एक वर्किंग ऑन जर्नलिस्टिक स्टडी ऑफ ए नाइजेरियन लॉटरी स्कैम इन कनाडा। मैंने कनाडा में जो नाइजेरियन लॉटरी स्कैम है उस पर शायद ये एक तरह से खोजी पत्रकारिता का काम कर रही है, उस पर काफी डिटेल्स इकट्ठा करके उस पर भी काम कर रही है। ये 2 और किताबों पे काम कर रही हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ रेस एंड जेंडर इन हायर स्टडीज और अब्रॉड कॉल Academia's War of Immigration and on espionage। मैं तो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाता। एक काम ये, इसके अलावा वर्किंग ऑन एडिटिंग मोर देन 5 कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन हिंदी। ये मतलब ये दूसरों की किताबें हैं जिनका एडिटिंग कर रही है शायद।
ना? जी नहीं, ये कहानी संकलन है। जैसे एक कोरोना पे है, एक भूतों पे है, एक प्रेम पे है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे है, एक पुलिसिया खौफ और आतंक पे है। इस तरह से कई थीम्स पे अलग अलग कहानी संकलन है। और नहीं तो ये करने के ये जी आपका संकलन है या इसको आपने कलेक्ट किया हुआ है? नहीं, ये मेरे द्वारा संपादित हो रहे हाँ संकलन है का हाँ। संग्रह। और मैं जब विस्तार से बात करूंगी तो इनके बारे में बताऊंगी, या आप कहें तो मैं अभी ही बताऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं आपका परिचय दे रहा हूँ, बीच बीच में आपसे हेल्प ले रहा हूँ परिचय के बारे में। ये मेरे द्वारा संपादित हो रहे संग्रह हैं, और मैं बहुत विस्तार से बताऊंगी कि मेरी क्यों इतनी इच्छा हुई एक इस तरह का प्रोजेक्ट करने की। ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। इसमें अलग अलग लेखक और लेखिकाओं, कथाकारों, उपन्यासकारों की कहानियां होंगी और मेरे द्वारा लिखी भूमिका। हाँ, और ये भी उम्मीद है कि जनवरी में जो बुक फेयर होगा उसमें ये किताबें जो होंगी, तो अब की तो मेरे ख्याल से बुक फेयर दो आ ही जाएंगी। एक भूतों पे जो कि लगभग तैयार है, और कुछ एक मेरे मित्रों का इंतजार है, और एक कोरोना पे, वो भी आएगी इस पुस्तक में। हाँ, तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से तो पुस्तक मेला में आप होंगे मेरे ख्याल से। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैं तो मतलब जुम्मा मैं तो मतलब जुम्मा पुस्तक मेला पहुंची ही हूँ। बड़ी लंबी कहानी है पुस्तक मेले पहुंचने की। मेरी पहली किताब आई तब मैं विदेश में थी, तब तो मैं थी ही नहीं, आ नहीं पाई। अब दूसरी में पूरा देश निकाले के बाद आई, तो मैं चाहती हूँ कि सब लीनियर कहानी सुनाऊं आपको। लेकिन पुस्तक मेले में तो आपकी शुभकामनाएं हैं कि किताबें अच्छा करें, और इस मित्रों की शुभकामनाएं हैं तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये क्रिटिकल एसेस ऑन माय स्टोरीज एंड पोएट्रीज इन हिंदी के जो 2006 से लेकर अब तक की इन्होंने लिखी हैं, उस पर ये मतलब आलोचनात्मक निबंध लिख रही हैं, माने जो आलोचनाएं जो हुई हैं उनका कलेक्शन कर रही हैं। जी, जो मुझ पे लिखा गया है और जो फिलहाल मेरे पास सर हार्ड कॉपी में है, उनको चाहती हूँ कि एक अच्छी समीक्षाओं की किताब निकाल दूं। और मैंने भी आलोचनाएं लिखी हैं प्रवासी साहित्य पर, और इससे इतर भी, और लिख रही हूँ, तो उनकी एक अलग किताब। पंखुरी जी ने एमए किया है हिस्ट्री में सनी बफेलो 2008 में, और 1998 में इन्होंने पीजी डिप्लोमा जो किया है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन पुणे से। बीए हिस्ट्री ऑनर्स में किया है इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली में 1996 से, और पीएचडी इन्होंने पीएचडी कंप्लीट नहीं इनकी हुई है, लेकिन पीएचडी इन्होंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। 2012 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया है, एंड वो प्लान कर रही हैं कि ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा एक डेढ़ साल के अंदर। इन्होंने कई जगह पे काम किया, जैसे वर्क एज ए रिसेप्शनिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अंडर ग्रेजुएट बेनिफिट्स, प्लान ऑफिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, December 2011 and 2012. Explaining various types of insurance coverage provided to undergraduate students, helping them how to go for it and how to claim them. Worked as a teaching assistant for Dr. Mark Cornett, Professor, French University of Calgary, ये अगस्त से लेकर सितंबर 2008 तक। और इन्होंने उसके अलावा वर्क एज ए रिसर्च स्कॉलर फॉर सहारा इंडिया, माने रिसर्चर जो टीम होती है जो स्टोरीज के लिए रिसर्च करती है, सहारा इंडिया टीवी के लिए नोएडा में 1998 से लेकर जून 2000 तक। रिपोर्टिंग ऑन न्यूज स्टोरीज इन दिल्ली, editing and doing
वॉइस ओवर का भी काम किया है फॉर न्यूज स्टोरीज कमिंग फ्रॉम आउट स्टेशन ब्यूरो इंटर्नशिप। पायनियर दिल्ली में इन्होंने किया है 1999 में, एडिटेड वेरियस न्यूज स्टोरीज। फिर इंटर्नशिप इन्होंने किया BITV दिल्ली 1997, वर्क विद द ongoing program teams in getting weekly programs ready। और इनके पब्लिकेशन मैंने जैसे मैं बता दिया था कि इनके जो स्टोरी के 2 किताबें आ चुकी हैं, कोई भी दिन और किस्सा एक कोहिनूर। ये हिंदी लिटरेरी स्टोरीज की किताबें हैं इनकी, जो 2005-2008 में छपी हैं ज्ञानपीठ से। और फिर कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो प्रिजन टाकीज, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय, उसका नाम कैसे पढ़ेंगे? लिब्रिस इंडियाना, जुलाई 2013 में। जी। डियर सुजाना, सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश्ड बाय द सेम पब्लिशर। बार बार अपनी जीभ को मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाह रहा। 2014 में ये छपी है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन हिंदी, रक्तिम संधियां, पब्लिश्ड बाय साहित्य भंडार एंड लॉन्च्ड इन दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में 2015। इनका जो दूसरा कविता कलेक्शन हुआ जो बहस पार की लंबी धूप, ये बोधि प्रकाशन से जयपुर में 2017 में ये हुआ है। थर्ड कलेक्शन जो इनका है वो हिंदी पोएम्स बाय प्रत्यंचा, मतलब पोएम्स का नाम प्रत्यंचा है, पब्लिश्ड बाय बोधि प्रकाशन द सेम 2018। फोर्थ कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएम्स ओसिल सुबह, इतना तो मैं पढ़ लेता हूँ जी। पब्लिश्ड बाय लोकोदय प्रकाशन लखनऊ। फिफ्थ कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएम्स गीतिल रातें, पब्लिश्ड बाय कलमकार मंच जयपुर, और ये शायद जल्दी ही लोकार्पण होने वाला है 30 को जी। और हिंदी की कोई ऐसी पत्रिका नहीं बची होगी, पत्रिका से मतलब प्रिंटेड मैगजीन से लेकर के वेब मैगजीन तक इनकी रचनाएं उसमें रेगुलर छपती रहती हैं। इंग्लिश पोएम जो इनकी है वो लेटेस्ट इशू ऑफ बांग्लादेश मैगजीन बुरिगंगा, लॉन्च्ड इन द इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल इन रोमानिया इन सितंबर 2019। और अब मैं इनको बता देता हूँ, इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं और बाकी तो इनसे मैं बात करूंगा। इन्होंने ट्रांसलेशन भी बहुत सारा किया है, जैसे कि पोएम्स इनकी रचनाओं का ट्रांसलेशन हुआ है मराठी में, बंगाली, पंजाबी, हिंदी के मतलब हिंदुस्तान के कई भाषाओं के अलावा स्पेनिश, सर्बियन, रोमानियन, नेपाली, टर्किश, उज्बेक, यूक्रेनियन, चाइनीज, हिब्रू, सारी वर्ल्ड की सारी कंट्री में भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका लगभग। डच में नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ये बताइए कहाँ नहीं हुआ? अरे ये नहीं, लेकिन जब आपने कहा है कि शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमें मैं नहीं छपी हूँ, तो मैं समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है उसमें अब तक नहीं छपी हूँ, ढंग से भेज भी नहीं पाई हूँ। भेजूंगी, और ब्रजेश त्रिपाठी जी से बात भी हुई थी, भेजूंगी, और बलराम जी से भी संपर्क करने की कोशिश करूंगी। मतलब यूं भी भेजा जा सकता है, लेकिन फिर भी कई बार चीजें इधर से उधर भी हो जाती हैं। बहरहाल उसमें नहीं छपी। और भी कुछ एक पत्रिकाएं जरूर हैं, और अब तो इतनी नई पत्रिकाएं हैं कि ये बढ़िया है हिंदी साहित्यिक परिवेश के लिए कि
इतनी नई पत्रिकाएं हैं कि आज भी मैंने एक संपादक से ईमेल मांग के रखा हुआ है और मुझे कविताएं भेजनी, तो पत्रिकाएं ही पत्रिकाएं। उसके अलावा इन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी लिए हैं, ट्रांसलेशन जो उनका उदयन वाजपेयी का जो इंटरव्यू है वो मिस्टर रतन खयाम जी के, हाँ, नोटेड प्लेराइट एंड डायरेक्टर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश which has already been published in book form. उसके बाद रमनिका गुप्ता, फ्यू स्टोरीज बाय रमनिका गुप्ता, उसका भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। और बहुत सारे ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स और हैं इनके हाथ में अभी जो, और पब्लिकेशन के जो पाइपलाइन में हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, ग्रीक, रशियन, पॉलिश एंड अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। इन्होंने प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू भी लिया, पत्रकारिता इन्होंने की है उसमें, और इंटरव्यू लिया है। और शशि थरूर का, मृदुला सिन्हा का, टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर महेश शर्मा का, और सुषम बेदी, ममता कालिया एंड अन्य डेट्रिच, ये तो फॉरेनर जी, एक जर्मन डांसर है वो, जर्मन डांसर है ऑफ मोहिनी अट्टम एंड कथक के डांसर। और इनकी जो इंटरव्यू है वो नवभारत टाइम्स दिल्ली में और दैनिक भास्कर बिहार में, सन स्टार नेशनल एडिशन में। और इन्होंने ऑस्ट्रियन राइटर उर्फ गैंग हरमन का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया, जो कि इंडियन न्यूज़पेपर में छपा है। आल्सो इंटरव्यू डॉक्टर मार्गिट गोस, प्रोफेसर ऑफ हंगेरियन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कंपैरेटिव लिटरेचर। और इन्होंने हंगेरियन पोएट इस्तवान वोरस, मेस कैरोली एंड द नॉवेलिस्ट जूडिथ हिडास, द वीडियो ऑफ विच इज अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं भूल ही गया बताना, जिसमें ये रेगुलर अपनी रचनाएं या किसी और की रचनाएं ये उसमें हमेशा ये पब्लिश करती रहती हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुका है, जैसे एक्सेप्टेड फॉर द बेस्ट राइटर इन रेजिडेंस प्रोग्राम इन हंगरी फॉर दिस कमिंग समर 2021, लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट ऑफ नोबल पीस पर्सनालिटी अवार्ड। ये लाइफ टाइम तो बुढ़ापे में मिलता है, अभी आपको कैसे मिल गया ये जी? लाइफ टाइम अवार्ड तो बुढ़ापे में मिलता है ना? हाँ, ये अभी मुझे हाल ही में मिला है। अल्बानिया के एक कवि हैं मिस्टर डेलो यूसुफी, और उनके मार्फत ये सम्मान मिला है। एक संस्था है उनकी, कोई इंस्टीट्यूशन फॉर पीस एंड कोऑपरेशन, उनकी और कई एक और कवियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें एक भारतीय कवि भी हैं, पोएट परितोष दास, और काफ़ी चर्चित हैं वो समकालीन अंग्रेजी लेखन में। और कुछ एक यूएस के कवि हैं, एक इजिप्ट के कवि हैं, इनकी संस्था है। तो इस तरह से मिला कि जैसे मैंने उनको अपनी कविताएं भेजी है ना, उन्होंने और मांगी, उन्होंने मेरा और परिचय मांगा वगैरह वगैरह, और एक दिन सरप्राइज की तरह मेरे पास ये पहुंच गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाइफ टाइम पीस प्राइज मुझे मिला है। मुझे एक और ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है सर, अफ्रीका नाइजीरिया में पीस का। जी बताने जा रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। जी अवार्डेड बाय वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर पीस, मैंने इनको अवार्ड मिला हुआ है, एन इंटरनेशनल फोरम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, फाउंडेड एंड रन बाय प्रोफेसर जॉर्ज ऑनसी, इजिप्ट के जो रहने वाले, एंड डॉक्टर परितोष दास, इंडिया, पोएट डेलो यूसुफी, अभी जब बता रही थी जो अल्बानिया, एंड डॉक्टर जोसेफ एसिस्पेंस सीनियर यूएसए के। ऑनररी डॉक्टरेट भी इनको अवार्ड हो चुका है बाय द वर्ल्ड पीस डिप्लोमेटिक एम्बेसडर एडमायरल एभोरिया चार्ल्स, फाउंडर ऑफ डायनेमिक पीस रेस्क्यू मिशन इंटरनेशनल नाइजीरिया, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटी 2019 में। ऑनर्ड बाय द एवरी चाइल्ड फाउंडेशन नाइजीरिया फॉर एक्सेलेंस इन पोएट्री, ऑनर्ड बाय कलमकार मंच जयपुर फॉर पोएट्री इन हिंदी,
short story, the rickshaw puller was a winner of the bronze medal in correspondence competition in the first Chekhov Literary Festival in Crimea, याल्टा, हाँ 2019 में, और ऑनर्ड बाय मुनीर मेजिद फाउंडेशन रोमानिया फॉर राइटिंग इन इंग्लिश सर्विंग कल्चर ऑफ एंड ह्यूमैनिटी। बिहार साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान इनको मिल चुका है बाय द बिहार यूनिट ऑफ साहित्य एकेडमी 2019 में, प्रतिलिपि कविता सम्मान 2018 में, ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल जन लेखक संघ नेपाल 2018 में, पांडुलिपि पुरस्कार बाय बिहार राज्यसभा विभाग 2018 में, फर्स्ट प्राइज फॉर पोएट्री बाय राजस्थान पत्रिका जयपुर में 2017 में, राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी 2013 में, फॉल 2008 डीन्स एंट्रेंस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, इनको फिर चित्रा कुमार शैलेश मटियानी अवार्ड फॉर द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन 2008, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोबरा गॉड एट मर्सी विच रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड यूजीसी फिल्म अवार्ड इन 1998, गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार फॉर पोएट्री इन 1995, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी in CBSE class 12 and many of other prestigious awards। आजकल ये वर्ल्ड नेशंस राइटर यूनियन की मेंबर है। पहले तो सवाल मैं यहाँ पूछता हूँ कि इंडिया के किसी राइटर एसोसिएशन में आप हैं कि नहीं? नहीं, मुझे काफी लोगों ने कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्य बनूं, लेकिन इसी तरह से दूसरे संगठन भी हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे थोड़ा आज़ाद रहना चाहिए और लेखक को यूँ भी थोड़ा आज़ाद ख्याल ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह भी कि संगठनों में नहीं बंधे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड नेशंस राइटर्स यूनियन, ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम एक दूसरे के साथ अपनी रचनाएं साझा करते हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं। इसी तरह से एक दूसरा भी है वर्ल्ड यूनियन ऑफ पोएट्स, जिसकी मैंने प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई रखी है, जिसके जो सर्वे सर्वा संस्थापक हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, नाइट सिल्वानो बोर्तोलाजी, इटालियन है वो, इतालवी में लिखते हैं मूर्ता। तो इन संस्थाओं की मेंबरशिप मुझे लगता है कि अलग है थोड़ी, हालांकि वहाँ पर भी होंगी कुछ ज़रूर सिद्धांतगत पेचीदगियाँ, लेकिन अब तक मेरा वास्ता उनसे कम पड़ा है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मुझे हर संगठन में शिरकत भी करनी चाहिए, उनके कार्यक्रमों में और ऑडियंस में भी होना चाहिए, और मैं क्यों अपने को बांधूं एक संगठन से, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं किसी संगठन की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब हर लेखक अमूमन यह कहता है, लेकिन सचमुच मेरे विचार बहुत खुले हुए हैं। मैं आस्तिक तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक ढंग से धार्मिक नहीं हूँ, न ही उस तरह से जाति व्यवस्था में मेरी जरा भी आस्था है। तो मुझे इन्हीं क्रांतिकारी संगठनों की विचारधारा का लेखक माने, लेकिन मैं इनका हिस्सा नहीं। अब हम लोग बात अपनी ग्राउंड जीरो से करते हैं, मतलब शुरुआत जी। उससे पहले जो मैं एक बात मुझे याद आई और जो मैं कहना चाहती हूँ, जो भूल गई, वो ये कि जब हम बात कर रहे थे ना पत्रिकाओं की कि किन में छपी किन में नहीं, और मैंने कहा कि अकादमी की पत्रिका में नहीं छपी हूँ, लेकिन अकादमी की पत्रिका का जो इंग्लिश वर्जन है इंडियन लिटरेचर, उसके एक अंक में मेरे ही द्वारा अनुदित एक कविता छपी, जिसका उस अंक का संपादन अनामिका दी ने किया था। तो उसमें महिला और पुरुष सभी कवियों की कविताएं थी और मेरी भी थी एक, मेरे ही द्वारा अनुदित। वह कविता है चाँद तो वही है, और दरअसल वो इमिग्रेशन के ही संघर्ष पे कविता है। मैंने ही उसका अनुवाद किया और
फिलहाल वो पत्रिका देखिए मेरे पास नहीं है, वो शायद दिल्ली में है, लेकिन फिर भी बाकी मैं पोथी लेकर बैठी हूँ। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। ये बताइए कि आपने जब बता ही दिया कि आपका जन्म मतलब 1975 में हुआ था, जी। तो 1975 उसके बाद से आपने पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी की होगी। ये रचनाएं आपने लिखना अपना कब से शुरू किया? जी, एक तो ये कि सर तिथि आपने मेरे जन्म की बताई 18 जून, तो इसको लगभग इमरजेंसी मान लें, है ना? ये 20 जून से शायद इमरजेंसी लागू हो गई थी और जाहिर सी बात है कि मेरे पास उसकी स्मृतियां नहीं हैं। अलबत्ता मैं दिलचस्प इतिहास भी उसका और रपटे भी और लिटरेचर में भी उसके बारे में पढ़ती रहती हूँ। ये मैं यूं ही कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी रात का रिपोर्टर दोबारा पढ़ा, तो इसलिए मुझे मेरे ज़हन में ये बात आई। निर्मल जी मेरे प्रिय लेखकों में से हैं। मैंने तब लिखना शुरू किया, मैं वहीं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं हाई स्कूल से ही कविताएं लिखती और डायरी में लिखती थी। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि बिना बातचीत का जायका खराब किए, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है, कि वो डायरी जो है सो मेरी नाक के नीचे से गायब हो गई है। मतलब वो डायरी बेशकीमती थी, उसमें मेरी पहली कविता थी जो गुलाब के फूल पे थी मेरी हैंडराइटिंग में, और उस डायरी में आप मेरी हैंडराइटिंग की मैच्योरिटी देख सकते थे। मतलब उसका एकदम बचकाने से, अभी भी मैं काफी बचकाने अक्षरों में लिखती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग वैसी है, लेकिन फिर भी। और आगे की कुछ कविताएं जैसे मच्छरों पे, जैसे पता नहीं बहुत सारी कविताएं, और आगे अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं जो मैंने ग्रेजुएशन के दिनों में लिखी। अब वो डायरी मैंने 2014 में विदेश से लौट के अपने घर में देखी और वो गायब हो गई। मतलब ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, तो अब गायब ही हो गई, चोरी हो गई। इसी तरह से मेरी माँ का कहना है कुछ किताबें भी गायब हुई, तो उसका उसका दुख है। अगर किसी दिन अचानक ऐसा हो कि किसी कोने में वो मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बहुत खुशी होगी, लेकिन वो डायरी है। तो इस तरह से मैं हाई स्कूल में कविताएं लिखती थी। और उसी वक्त मेरी एक मित्र थी, बल्कि है वो मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है, वो तमाम लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उसने मुझे कैसे न कैसे निर्मल वर्मा जी से मिलवाया। उसके पास ये किताबें थी, एक चिथड़ा सुख और वे दिन और ये सब, और इनको पढ़ के तो मतलब मैं पागल हो गई। कोर्स की जो कहानियां थी उनसे ज्यादा मजा इन कहानियों में मुझे, इन उपन्यासों में आया। और इस तरह से लेखन के प्रति मेरा अनुराग और भी ज्यादा बढ़ा कि साहित्य जो है उसके पास कितना बड़ा आसमान है, कितना अनंत उसका विस्तार है, इस तरह के ख्याल। और उसके बाद मैं 10वीं के बाद ही यहाँ से दिल्ली चली गई थी, +2 में क्वीन मेरीज में, और वहाँ एक कार्यक्रम था। उन दिनों में ऐसा कुछ कविताएं वगैरह नहीं लिख रही थी, और वहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें आपको या तो गीत गाना था, एनुअल डे टाइप का फंक्शन, या नृत्य करना था, या मोनो एक्टिंग करनी थी, खुद से स्क्रिप्ट लिख के। तो मैंने वो मोनो एक्टिंग वाला हिस्सा चुना मैंने आज तक कभी स्टेज पे गाना भी नहीं गाया है, तो मैंने वो चुना। और ऐसा था कि ये रामायण महाभारत का प्रभाव तो था ही, ये मतलब स्त्री विमर्श के अनेक सवालों से हम उस वक्त रूबरू हो रहे थे। बड़े ही क्रूर ढंग से बलात्कार की खबरें भी हमारे हाई स्कूल में भी आई थी, और दिल्ली में भी बहुत कुछ हो रहा था। हॉस्टल की भी अपनी स्थितियां होती हैं जिनमें बहुत से, हालांकि ये कोएड हॉस्टल बिल्कुल नहीं था, ये कोएड स्कूल ही नहीं है, एंड इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस एंड एवरीथिंग, बहुत प्यारी जगह थी। लेकिन हर प्यारी जगह में, जन्नत में भी परेशानियां होती हैं, और जो रैगिंग के बाद भी बनी रहती हैं, ये स्टूडेंट्स की आपसी भी होती हैं, इस तरह करके जो भी हो। तो लेकिन सबसे ज्यादा टेलीविजन का ही प्रभाव, मैंने उस वक्त ऐसा ये चुना, और हमारे उसमें एक चैपल भी था। मैं क्रिश्चियनिटी से काफी
प्रभावित हुई थी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी और वो मेरे लिए एक नया धर्म था जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नया नया था और मुझे नई चीज़ें आकर्षित करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी से मैं आजिज़ हो जाऊं, लेकिन फिर भी तो इस तरह से गॉड के एग्जिस्टेंस को लेते हुए समेटते हुए मैंने द्रौपदी पर एक स्क्रिप्ट लिखी और उसकी मोनो एक्टिंग की और वो बहुत पसंद की गई। तो ये एक कलात्मक वो था। और उसके बाद फिर मैंने सीरियसली तब लिखा जब मैं ग्रेजुएशन में थी और एक कविता की मांग की गई। मतलब एक खबर थी कि कविताएं आमंत्रित हैं कॉलेज भर से, और उसी साल रेखा सेठी मैम इसको बहुत अच्छे से बताएंगी, वो गुरु है मेरी। और उसी साल गिरिजा माथुर जी की पत्नी ने गिरिजा माथुर जी की स्मृति में ये सम्मान स्थापित किया था, तो उसके लिए कविताएं आमंत्रित थी। मैंने भी भेजी, बहुत से लोगों ने भेजी और मुझे पुरस्कार मिल गया। तो मैं चूंकि लेके बैठी हूँ तो एक दिखाना चाहती हूँ आपको, माफी चाहती हूँ मैं। टेबल और ये इसका ये तो उसमें था कि पुरस्कार राशि भी थी और उसके बदले आपको किताबें लेनी थी। तो मैंने कई सारी किताबें ली, जिनमें निर्मल जी की ये 2 किताबें और उस वक्त का लिखा हुआ ये भी है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें और देख सकते हैं। यूं ही ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं स्मृतियों की बहुत प्यारी। तो इंदु जैन जी इस कार्यक्रम को संचालित कर रही थी और जाहिर सी बात है कि और भी लोग होंगे, रेखा सेठी मैम थी और भी होंगे। तो इस तरह से इंदु जैन जी से मेरा परिचय हुआ और बड़ा स्नेह मिला मुझे उनसे। और उस वक्त ही उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखती हो, पत्रिकाओं में भेजो। तो पत्रिकाओं में तो उस वक्त मैं भेज नहीं पाई। पत्रिकाओं में मैं 98 के आसपास ही भेजना मैंने शुरू किया जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया इंद्रप्रस्थ कॉलेज से। हॉस्टल में रहती थी, पहले साल हॉस्टल नहीं मिला था तो विजयनगर में रहती थी, और वहीं मेरी मुलाकात जो है वो मेरे एक्स हस्बैंड से हुई। तो लगभग हमने मुझे लगता है कि 6 साल से भी ज़्यादा की रिलेशनशिप कोर्टशिप के बाद शादी की। वो एक अलग किस्सा है, उसको मैं बाद में लाती हूँ, पहले थोड़ा इस पे वो कह दूँ। और इस तरह से कविताएं शुरू हुई और फॉर्मली, और सिम्बायोसिस में पढ़ते हुए ग्रेजुएशन के बाद मैं पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने सिम्बायोसिस पुणे गई और वहाँ पे उसको पढ़ते हुए ज़रूर मैंने कविताएं साथ साथ लिखनी शुरू की और बहुत ढेर सारी कविताओं का एक पुलिंदा बन गया मेरे पास, और वो इधर उधर बिखरा हुआ भी है, कुछ ये भी है। तो वो जो कविताएं हैं वो अभी छपी नहीं है, उनको छपना है। और सिम्बायोसिस की पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़े समय, जैसा कि आपने मेरे परिचय में सब बताया ही है, थोड़ी बहुत मैंने इधर इंटर्नशिप की, थोड़े समय सहारा में काम किया और उस समय 99 में मेरी शादी हो गई। मैंने शादी कर ली, या जो भी जैसे भी कहें, पैसिव या एक्टिव वॉइस में। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेम विवाह था। मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं वो बंगाली हैं, तो हाँ, तो इस पर हम बात करेंगे अभी। पहले हाँ, ये बताइए कि रैप अप करना चाहती हूँ सर कि सहारा में थोड़े समय ही काम किया, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया, उसमें मजा भी आया, लेकिन उस काम की अपनी अलग पेचीदगियां हैं, वो एक अलग सवाल है। उस मतलब जर्नलिस्टिक का खुली आवाज पे और जर्नलिस्टिक चैलेंजेस पे बहुत से लोग लिख रहे हैं, बहुत सी कहानियां उस पे आई हैं और सब सारे लोग जानते हैं। आप अच्छे पत्रकारों से बात करेंगे, लेकिन बावजूद इसके वो एक बड़ा काम है। जो भी हो, तो मैं थोड़ा ही काम कर पाई और उस वक्त मतलब मेरे एक्स हस्बैंड जो है वो थाईलैंड चले गए, मैं भी उनके साथ चली गई। और पहली बार जब मैं विदेश पहुंची तो मुझे लगा कि मैं तो जन्नत में हूँ, और थाईलैंड से मैंने अपना इस्तीफा भेजा। और यूं भी मैं चाहती थी कि थोड़ा समय लेकर ज्यादा लिखूं, तो इस तरह से मैं फुल टाइम लेखन में आई।
ये कहानियां भी उसी दौरान आपने लिखना शुरू कर दिया? हाँ, मैंने जो है कहानियां उस वक्त देखिए, मैंने कहानियां गोल कर दिया था, कहानियों का किस्सा है ना। कहानियों का किस्सा ये है कि जब मेरी कविता को वो पुरस्कार मिला, तो कहानियां भी तत्काल लिखने की कुछ मेरी इच्छा हुई। और मतलब बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं ना, इन्विटेशंस आते हैं कॉलेज में कि फला कॉलेज में फेस्ट है, चलिए और कविता पढ़िए। तो इस तरह से 2-3 कॉलेजेस में मैं गई, वहां पे भी मुझे पुरस्कार मिला, और वहां भी इंदु जैन मैम थी, और मुझे उस दिन की याद है, मतलब एकदम क्या चमकता हुआ दिन था वो। और मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा कहानी पर भी हाथ आजमाया जाए, जबकि मैं ये सब कर रही थी हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते हुए, और मतलब 4 पेपर्स में मैं मतलब डूब उतरा रही थी, लेकिन बावजूद उसके तो गई मैं, जानकी देवी में भी गई, और मतलब मेरी उस कहानी को प्रथम पुरस्कार मिल गया। इस तरह से कुछ एक कहानियां मैंने लिखी, और वो कहानी जो है वो बेला में छपी। अच्छा, उस कहानी का पाठ करके उसी पत्रिका से मैंने YouTube पे डाला है, लेकिन आज जब मैं खोज रही थी तो वो पत्रिका नहीं मिल रही है, तो होगी कहीं इधर उधर, जो भी हो, तो इसे मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। लेकिन मैं आपको, मेरा स्टडी टेबल जो है ये मेरे सोने के कमरे में है, और किताबों की अलमारी कहीं और है, तो मैं उतना बढ़िया शानदार फ्रेम नहीं बना पाती। पीछे आपको मेरा बिस्तर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा बहुत होता है। बहरहाल, ये बिस्तर तो मैं कई बार देख चुका हूँ YouTube पे, तो आपने यहीं से सब लोड किया? जी जी, तो ये स्टडी टेबल जो है इसमें है, और हाँ किताबों की अलमारी बगल में है। हाँ। लेकिन वो उसमें शीशा नहीं है, लकड़ी ही लकड़ी है। नहीं, कोई तो बात नहीं। शीशे से परहेज है, तो शीशे से परहेज है। और जो किताबों की बड़ी पुरानी अलमारी है, वो मेरी माँ की मर्जी और प्लानिंग से ऊपर है। तो एक दिन मैं, जो भी जोक सपाट, तो मैं ये दिखाना चाहती थी कि पहली कहानियां मेरी इसमें छपी। हंस का एक ये अंक है, ये आईने की तरह जो है ना, टेढ़ा टेढ़ा, ये है ये हंस। कौन सा महीने नवंबर का? 2004 और जनवरी 2002। ये कौन सी कहानियां हैं? ये कहानियां हैं कहानी का सच और प्रदूषण, जो इस संग्रह में, ये मेरा पहला संग्रह है, कोई भी दिन। और ये छपा ज्ञानपीठ से, और उस वक्त ज्ञानपीठ के निदेशक थे प्रभाकर श्रोत्रिय जी, तो उन्होंने इसको बड़े प्यार से छापा। ये सेट में छपी, और मेरे साथ ही कविता, जो बहुत चर्चित कथाकार हैं, और अल्पना मिश्र जी, उनकी भी पहली किताबें आई थी। तो इसमें, और पराग महात्रे जी और अरुण कुमार असफल जी, इन सबों की किताबें थी। तो इसमें ये है शीर्षक कहानी, और इस तरह से कथा यात्रा की शुरुआत हुई मेरी। अब आप थोड़ा मुझे बताइए कि ये जी बाकी की जो पढ़ाई आपने की, वैसे बाकी आप चली गई विदेश में, है ना? तो जी। क्या ये वही कारण था जिस कारण से आप थाईलैंड गई थी? नहीं, थाईलैंड तो मतलब पूरा पूरी इस तरह से था कि मेरे एक्स हस्बैंड को वहाँ एक नौकरी मिली, और मैं भी दुनिया देखना चाहती थी, और अमेरिका भी मैं उसी तरह गई, मैं जाना भी चाहती थी, है ना। तो ये मतलब हमने प्लान किया था कि हम दुनिया देखेंगे वगैरह वगैरह। और वो मेरा वो जज्बा कायम है, मतलब दुनिया को देखने का और बाहर रहने का जो जज्बा है वो इतने लंबे और बहुत आर्टिफिशियल कृत्रिम इमिग्रेशन संघर्ष के बाद भी पूरा कायम है। तो थाईलैंड उसी तरह से मैं गई थी, और मैंने ये सोचा कि अपना आराम से बाहर रहेंगे भी, लिखेंगे भी। और ये बात है ज़रूर कि थाईलैंड में मुझे ये लगता था कि हाँ, भाषा की थोड़ी दिक्कत है, और यूं भी अमेरिका जाने की बात हो ही रही थी। तो हम अमेरिका पहुंचे, और ये भी था कि शायद मैं आगे जाके आगे पढ़ना चाहती थी इतिहास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा पैशन भी था।
लेकिन मुझे याद है कि मैंने जब अप्लाई किया 2004 में सनी बफलो में और हो गया मेरा हिस्ट्री में मास्टर्स में दाखिला, तो मैंने काफ़ी बात की थी अपनी माँ से यहाँ भी और वहाँ भी कि मैं तो फुल टाइम लिखना चाहती हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ। लेकिन फिर मतलब सारे लोगों ने कहा कि ये तो तुम्हारी मर्जी है बिल्कुल। और मैंने सोचा कि नहीं, इसको करके ज़रूर देखा जाए, इतना बड़ा अवसर है विदेश में पढ़ने का। तो और मैंने मेहनत भी की थी, शायद और की जा सकती थी। मतलब मैंने एक पेपर लिखा था, थोड़ा बहुत रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर सबमिट करना था, तो मैंने रेनेसां से जर्मनी पे लिखा था। मतलब रेनेसां का जो समय है वो जर्मनी में कैसा रहा, उस पर एक छोटा सा, अब उस पे उसको तो बहुत अच्छे से और लिखा जा सकता था, और मतलब तमाम चीज़ें अभी भी मेरे पास, वहाँ एमए में भी हम लोगों से थीसिस लिखवाई जाती थी, तो मैंने 2 लिखी। अब ये बहुत लंबी कहानी है। एक मैंने लिखी दोनों प्रॉफिट्स ऑफ एम्पायर पे, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पे, एक कॉटन ट्रेड पे और एक चाय के उस पे, टी ट्रेड पे, और उसका शीर्षक है व्हाई द इंग्लिश टुक टू टी। मतलब सारा कॉन्टिनेंट यूरोप उस वक्त कॉफ़ी का दीवाना हो रहा था, और इंग्लैंड ने बहुत ही सेलिब्रेट करके टी गार्डन्स वगैरह भी बनवाए इंग्लैंड में ही। और किस तरह से वो पूरा व्यापार अपने मुनाफे के हिसाब से स्थापित किया, ओपियम युद्ध तो हम सब जानते हैं। और जब उन्होंने पहली बार भारत के उत्तर पूर्व में चाय का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन चाय को ढूंढा तो मतलब वो उछल गए, उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। क्योंकि उनको एक ज़्यादा अच्छे परिवेश में, ज़्यादा शांतिपूर्ण एक पूरी कॉलोनी में चाय उगाने का और उस पूरे व्यापार को नियंत्रित करने का अवसर मिल रहा था। तो इन दोनों पेपर्स को बहुत बेहतर बनाने का उन्होंने मतलब उन्होंने था उन्होंने उन्होंने जी उन्होंने हम सबको चाय की आदत डलवा दी। कुछ और बातें करते हैं। मैं जी ये कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने जिक्र किया हल्का सा कि देखिए, एक राइटर जो होता है उसका एक समय के बाद कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। और आप स्टैब्लिश्ड राइटर हैं और सम्मानित राइटर हैं, पढ़ी जाती हैं खूब, और देश विदेश में पढ़ी जा रही हैं आप। ये जैसे आपने बताया कि आपका जो है वो पहले कोर्टशिप चली 6 साल तक लगभग, मतलब जिसको जी हम लोग अफेयर बोलते हैं। हिंदी भाषा में गंभीर उसमें कहें तो मतलब हम गंभीर प्रेम में, ठीक। है ना। हाँ। उसके बाद आपने शादी की, तो पहली बात तो ये बताइए कि शादी में घर वालों की स्वीकृति हो गई थी? आधी अधूरी, आधी आदि। अधूरी। और हम गंभीर प्रेम में थे, लेकिन उसके पिता ने जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई। और उसके बाद फिर इधर से भी बहुत तनातनी हुई, है ना। तो मतलब मेरे परिवार वालों की तरफ से भी काफ़ी तनातनी हुई तो मतलब शादी का नज़ारा जो था वो कई अर्थों में बड़ा अद्भुत था। मतलब वो इस तरह से था कि जब बारात पहुंच गई, एक तो पहले तो ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत ही नहीं हो रही थी, है ना। किसी तरह से मतलब तुम कोऑर्डिनेट करो और तुम कोऑर्डिनेट करो वाले उसमें सब कुछ उस पे था। खैर, और उसमें तो फिर ये होता है कि जैसे अब एक से एक लोग उभर के आए, और अच्छे अच्छे लोग भी उभर के आए। अब जैसे एक मित्र की मुझे याद आती है, जिसने बहुत अहम भूमिका अदा की, जो मिलिट्री में थे। और जब बारात पहुंची तो हमारी तरफ से जो स्वागत करने पहुंचे, मेरे एक चाचा सबसे छोटे, वो अब इस दुनिया में नहीं है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं ये सब लाइटली ही कह रही हूँ। तो वो पहुंचे वहां और जाकर बस खड़े हो गए, और बजाय इसके कि वो मतलब नमस्ते कहते या बातें करते या जो भी करते, तो उन्होंने कुछ मतलब वहाँ संवाद ही नहीं किया। मतलब मेरे पितृपक्ष से भी बहुत ज़्यादा शायद लोग नाखुश थे, और मेरे मातृपक्ष से भी बहुत ज़्यादा बातचीत का वो नहीं हो रहा था। तो मतलब हम कहें कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन
और ऐसा हुआ कि फिर जब जिसको हम कहते हैं ना जयमाल के बाद जब बारात के लोग जब खाने पहुंचे, तो उसी वक्त मतलब मोहल्ले के सारे लोग भी पहुंच, मोहल्ले के मतलब आमंत्रित अतिथि नहीं, वर्किंग क्लास बहुत से लोग, जिनको हम पोलाइट भाषा में वर्किंग क्लास कहते हैं, वो लोग भी घुस गए। मैंने अपनी आंखों से ये देखा। तो मतलब इस तरह से बहुत सारा वो रहा। तो बड़ा उसके बाद जो है ना काफी तनातनी और बढ़ गई, ये चलिए मैं कहना चाहती हूँ। मत ये सब कुछ मेरे पहले उपन्यास में निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि ये सब कुछ तो हाँ शादी शादी हो गई और आप विदेश भी चली गई। जी एक सवाल यहाँ पर है मेरे दिमाग में कि वो आपके हस्बैंड किन कारणों से आज एक्स हस्बैंड कहलाए जाने लगे? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत लंबी कहानी है ना कि आपके तलाक के क्या कारण थे। शॉर्ट अब में ये बताइए। हाँ, एक तो मैं सबसे पहले जिसको कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट जवाब, वो ये कि इसकी पूरी व्याख्या मैं अपने पहले उपन्यास में करूंगी। और जैसे जैसे मैं और व्याख्या करूंगी, मेरे लिए भी बातें खुलेंगी, उस व्यक्ति का चरित्र भी खुलेगा जिनके साथ मैं कहती हूँ कि मैं गंभीर प्रेम में थी, है ना। लेकिन पहली बात तो ये कि आपने अभी कहा कि आपकी शादी हो गई और आप विदेश में चली गई, तो उससे पहले एक कदम और था कि शादी हो गई और जब मैं ससुराल पहुंची एक्चुअली, तो मेरे फादर इन लॉ ने बड़े प्यार से मुझे ग्रीट किया। मतलब ये मैं जरूर कहूंगी कि मुझे बहुत पैम्पर उन लोगों ने किया, दोनों उसके माता पिता ने, मेरी मदर इन लॉ ने भी और एक्स फादर इन लॉ ने भी। और मतलब जो उनका बंगाली अंदाज था उसमें बहुत से मुझे पेट नाम भी दिए गए और तमाम चीजें और सब कुछ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भीतर से एक सिमरिंग बहुत कुछ बना रहा। और जो बारात का रिसेप्शन था उसके किस्से बहुत पहुंचे। मतलब मेरी जो जिनको हम कहेंगे ननद, मतलब मेरे एक्स हस्बैंड की जो दीदी थी, दीदी हैं, उनके जो हस्बैंड थे उनके द्वारा बहुत, तो ये सारी बातें बनी रही। और मतलब मेरी मैं कहूँ कि मौसी सास है ना, उनके हस्बैंड ने जाके कहा कि मेरे पास एक आइडिया क्या है कि ऐसा करो कि तुम अपना हनीमून कैंसिल कर दो, है ना, तो उससे बहुत अच्छा होगा। तो फिर मतलब मेरे एक हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं, हनीमून तो हम टिकट वगैरह बुक कर चुके हैं, तो हम जाएंगे। तो इस तरह से हमने हनीमून भी वो किया, सिक्किम गए हम लोग। लेकिन जब मैं लौट के आई ये आपका तो मुझे आपका लगा आपका पपी जो है वो शायद मेरे ख्याल से डिस्टर्ब कर रहा है ना? हाँ, लेकिन ये बाहर कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा है क्या आवाज? हाँ, आवाज आपकी दब जा रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये बाहर बाहर गली के कुत्ते हैं तो अच्छा, बाहर बाहर दरवाजा बंद कर बाहर दीजिए, नहीं है, तो दरवाजा बंद कर दीजिए। खिड़की बंद कर दी। हाँ, खिड़की बंद अब कर लीजिए प्लीज। हाँ, अब तो शांति हो गई। देखिए बीच में फिर ना हाँ शुरू हो जाए सब। हाँ चलिए, हाँ चलिए चलिए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन सुनाई तो दिया ना, मैं दोहराती नहीं हूँ वो किस्सा। मतलब मतलब लड़ झगड़ के, मतलब फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये कहा जाना कि हनीमून पे ना जाइए, और लड़ झगड़ के एक प्रकार से जाना मेरे एक्स हस्बैंड के द्वारा। लेकिन जब मैं लौट के आई तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई थी ये एक टोल ले चुकी थी उस व्यक्ति पे। और ये भी मैं कहूँ, अब हम बिल्कुल इसको एक मैच्योर ढंग से बात कर रहे हैं कि शायद मेरे एक्स हस्बैंड को जो जितनी ओबीडियंट और अबाइडिंग वाइफ चाहिए थी, या जो उनकी कल्पना में थी, शायद मैं उतनी नहीं थी। या उन्होंने ये सोचा हो कि छोटी छोटी बातों पे अगर वो नाराज होते रहेंगे और मैं मनाती रहूंगी, तो छोटी छोटी बातों पे हमारे बीच डिस्टेंस बहुत आया, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस आया। और वो फाइनली, मैं एक लंबी कहानी को छोटा करते हुए ये कहता हूँ कि फाइनली वो तलाक तक पहुंचा। बहुत सारे लोग हमारे बीच आए। यहाँ तो हमारे जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत प्रेमिल और बहुत स्नेहिल जिन्हें हम कहें।
लेकिन अच्छा, और मैंने ये बात कही थी ना राजनीति वाली, तो किस्म किस्म की राजनीतियां भी इनमें आती हैं। जब हम इमिग्रेशन वाली दुनिया में होते हैं, सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, और वहां पहुंच के सारे लोग नागरिक होना चाहते हैं, सारे लोग आके आपको लाइफस्टाइल बताते हैं कि आपके घर में सबसे ज्यादा रौनक कैसे हो सकती है, वगैरह वगैरह। जो बात मुझे बड़ी अजीब लगी, मैं उसी तरह चौंकी थी जैसे कि कुछ मतलब कुछ बड़ा अजीब सा हो तो आदमी चौंके। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि मतलब बहुत अच्छे प्रवासी भारतीय हैं और बड़ा सुंदर प्रवासी भारतीय कल्चर बाहर है। और ये टिप्पणी जरा भी प्रवासी भारतीय साहित्य से सरोकार नहीं रखती है, ये बाकी के भारतीय प्रवासी जीवन से सरोकार रखती है कि वहां भी बड़ी राजनीति है, दलों की भी, मतलब पार्टियों की भी। आप खुलेआम जानते हैं कि बहुत से प्रवासी लोग हैं जो मोदी समर्थक हैं, बहुत से प्रवासी लोग हैं जो हो सकता है सोनिया गांधी के समर्थक हो, राहुल गांधी के समर्थक हो, और इनके बीच इतनी भयानक तनातनी होती है तनातनी और भी तरहों की होती है। जैसे हमारे उधर एक मंदिर बन रहा था एमहर्स्ट, तो किस भगवान की स्थापना किस कोण और किस एंगल से होगी, इस पर भी लोगों के बीच बातचीत बंद हुई थी, ये मुझे पता है। तो बहुत सी दिलचस्प बातें, ऐसे बहुत प्यार है, और मैं बार बार कहूंगी कि बड़ा सुंदर जीवन है। लेकिन हर सुंदर जीवन में बहुत रस्साकशी भी होती है और बहुत किस्मों की सीसॉ वाला खेल भी होता है, बहुत कुछ होता है, और वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और एक दबदबा बहुत है, ये मैं जरूर कहूंगी। जो नागरिक बन चुके हैं उनका, जो सेकेंड जनरेशन है उनका, जो थर्ड जनरेशन है उनका, सबका अलग अलग, और सबकी संस्कृति भी अलग है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ये मैं थोड़ा इस पर सोच रहा था, जी तो जैसे कि आप लोग अलग हुए, तो ये फैसला अलग होने का आपने लिया या आपके एक्स हस्बैंड ने लिया? हाँ, ये बड़ा सनसनीखेज मामला है। ये ऐसा हुआ सर कि जब मैं सनी बफलो में गई पढ़ने, तो जो मतलब आई एंडेड अप हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ प्रोफेसर, है ना। ऐसा हुआ कि दूसरे ही सेमेस्टर में एक प्रोफेसर ने मुझे कॉफी पीने के लिए बुलाया, फ्रेंच हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी, ये किस्सा भी आएगा ही मेरे उपन्यास में। और इस तरह से नहीं वो नहीं, कैसे हुआ। हाँ, if you don't want to disclose it, you can hide it, no problem at present. नहीं, तो बट आई एम नॉट हाइडिंग इट। मैं तो एकदम से, मैंने तो अभी आपको मैं बता ही रही हूँ, लेकिन मैं नाम का भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मतलब सबकी निजता है ना, और निजता का सम्मान तो होना ही चाहिए। लेकिन जो भी हो, तो इस तरह से, और ऐसा हुआ कि मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे ईमेल में हैक करके वो सारे ईमेल निकाल लिए जो हम एक दूसरे को रेगुलरली लिखा करते थे, और फिर इस बात का खुलासा हुआ। उस वक्त तक ये लगभग, इस अफेयर के लगभग 1 साल 1.5 साल चल चुकने के बाद की बात है ना। उस वक्त तक मैं भी उस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, लगभग आ ही चुकी थी एक प्रकार से। हालांकि हमने तय किया था कि हम मित्र हैं, और हम आज भी मित्र हैं, और मेरा सामान भी उन्हीं के घर में रखा हुआ है, लेकिन, और इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमारा जो है वो झगड़ा हो गया, और कुछ और भी हो रहा था इस वक्त तलाक के की पृष्ठभूमि में। जैसे मैंने कहा कि सनी बफलो में जब पहुंची, सबसे पहले मैंने आपको ये कथा बताई, लेकिन इसके समानांतर भी एक कथा है, और वो कथा ये है कि जब मैं पहुंची, और उसको मैं सीधा सपाट शब्दों में ही कहती हूँ, तो एक प्रोफेसर जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो मेरी किताब प्रिजन टॉकीज में भी सनाम मौजूद है, जर्मन हिस्ट्री के जर्मन प्रोफेसर डॉक्टर आंद्रेयास कॉम। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि वो उस वक्त से, मतलब एक प्रकार से मेरा पीछा कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे मैं नहीं जानती, ये मोटिव मुझे आज तक समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि ये हमेशा नियंत्रण का एक हथियार है। और जिस वक्त मैंने उनको पहली बार देखा, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था।
लेकिन ये पहला दिन भी नहीं था कॉलेज का, उससे भी पहले मैं यूनिवर्सिटी बुक स्टोर में खड़ी थी। मुझे एकदम चलचित्र की तरह याद है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल होना, अमेरिका के किताब के छप जाने के बाद, और तमाम चीज़ें। और मैं वहाँ गाड़ी भी खुद चला लेती थी, जो कि मैं यहाँ नहीं कर पाती। तो मैं अपना पहुंची थी यूनिवर्सिटी बुक स्टोर, और मैं इतिहास में दोबारा मतलब लौटने का लुत्फ उठा रही थी। मतलब मैं यूज्ड और नई किताबें जो है वो पढ़ रही थी। और मैंने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति दाखिल हुआ बुक स्टोर में, और ये वही व्यक्ति है जिसकी प्रोफाइल को 2 दिन पहले मैंने बड़े गौर से अपने कंप्यूटर पे पढ़ा है, क्योंकि मैं उनके नाम से बहुत चकित हुई थी। उनकी जो टाइटल है डॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उस स्पेलिंग है DAUN, है ना। तो मैं थोड़ा चकित हुई थी इस नाम से, और मैंने उनको देखा, और उसके बाद मैंने जाकर उनको कोई ग्रीट वगैरह नहीं किया, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और कोई हर व्यक्ति इतना व्यस्त होता है कि किसे इसकी परवाह है। तो खैर, और जब मैं बाहर निकली, तो विचित्र बात ये थी कि जो कैंपस पुलिस थी वो वहाँ खड़ी थी, और मुझे, जबकि वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, वो मतलब क्लास का भी दिन नहीं था, तो वो मुझे गाड़ी बैक करने में गाइड कर रही थी, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा विचित्र है, ये कैंपस पुलिस कहाँ से आ गई। अच्छा, एक बात मैं अब यहाँ पे आपको बताऊं कि जब मैं पहले दिन जब मैं अमेरिका पहुंची, और ये अक्टूबर 2001 की बात है, ठीक वो वर्ल्ड ट्रेड टावर वाली दुर्घटना के बाद, है ना, बॉस्निया युद्ध के बाद की घटना है। और पहुंची, और मुझे वो भी एकदम चलचित्र की तरह याद है, जो एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज थी वगैरह, तो हम दोनों वहाँ थे, थोड़े थोड़े घबराए हुए पहुंच रहे थे। और वो कह रही थी कि दे लुक सो सीरियस, है ना, ये बात मुझे याद है। मतलब वहाँ पे गोरे भी थे, कलर्ड ऑफिसर्स भी थे, और वो सब उन्होंने ये टिप्पणी की थी, ये मुझे याद है। बहरहाल, तो हम पहुंचे, और उसी वक्त वो एंथ्रैक्स वाला किस्सा भी बहुत हो रहा था, आपको याद होगा, चिट्ठियों में एंथ्रैक्स भेजने का, है ना। तो सब कुछ बड़ा हाई अलर्ट था। तो ऐसा हुआ कि पहले ही दिन वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। एक बहुत प्यारा सा नायाग्रा फॉल्स की बगल में बसा हुआ शहर है बफलो, उसके एक सबर्ब एमहर्स्ट में हम रह रहे थे, या रहने जा रहे थे, जो भी कहें। कंपनी का ही अपार्टमेंट था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं था, तो गाड़ी चलानी थी। उस वक्त मुझे नहीं आती थी, मेरे एक हस्बैंड यहाँ से सीख के गए थे, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो हम जैसे ही पहली लाल बत्ती पे पहुंचे तो टपोरी भाषा में कहें तो उन्होंने जो है आगे वाली की पिकअप ट्रक को ठोक दिया। तो इतना कम धक्का था कि मतलब खरोच भी नहीं आई थी, चोट तो दूर की बात है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जो है सो दंदनाता हुआ उतरा अपने ट्रक से, और आया, और आंख एकदम गरजने और बरसने लगा। हालांकि फिर तुरंत शांत भी हो गया, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है ना कि कौन होता है। तो उसको गुस्सा इस बात पे आया था कि इस पूरी ट्रैफिक लाइट पे 2 ही लोग हैं, तो फिर तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी, है ना। तो जो भी हो, लेकिन उसने पुलिस को बुलाया। अब एमएस पुलिस भी पहुंची, बड़ा नीली नीली वर्दी में, प्यारे प्यारे से ऑफिसर, प्यारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि बड़े पोलाइट और शिष्ट और सब कुछ ऐसा ही मुझे लगा। लेकिन हमें कोर्ट जाना पड़ा, और हमारा फोन नंबर, हमारा पता, सब कुछ वहाँ दर्ज हो गया। और उसके बाद ये शुरू हुआ कि एमहर्स्ट पुलिस हर दिन मुझे फोन करने लगी कि आप हमें पैसे डोनेट कीजिए। इस पे मेरी कविताएं हैं बहुत सारी। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, भाई मैं क्यों आपको, मैं तो अभी पहुंची ही हूँ, तो कहते हैं कि आप मुझे डोनेट कीजिए और आपको हम बैच देंगे। अब तो मैंने ये कहा कि मैंने अपने एक हस्बैंड से कहा कि हम एक बार दे भी चुके, फिर भी ये बंदा, अच्छा ये फोन ठीक तभी बजता है जब मैं खाना बना रही हूँ, ये भी एक अद्भुत संयोग है। ये सब कुछ मैंने कहा कि मतलब ये क्या, ये परेशानी की विचित्र बात नहीं है। अब मेरे एक्स हस्बैंड जो है, उनके साथ इस तरह से मेरी असहमतियों की शुरुआत हुई।
कि जैसे मैं कभी भी, जैसे मैंने भी राजनेताओं की निंदा की, आपने भी की अपनी भाषा में, मैंने की अपनी भाषा में, लेकिन हम दोनों ने की, है ना। तो व्यवस्था की, नेता की निंदा में वो कभी बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होते थे। मतलब उनको ये लगता था कि एक तो मतलब मैं तुम्हें यहाँ लेके आया और उल्टे तुम यहाँ की निंदा कर रही हो। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रजेस की शुरुआत, तो और ये बढ़ता गया। अच्छा, तो मतलब अल्टीमेटली फिर आपने डिसाइड किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, तो मैं अंद्रेयास टॉम जी का किस्सा सुना रही थी। उसके बाद उन्होंने कई दफा कई जगह वो मुझे इस तरह से नजर आए, जिसकी वजह से लंबी कहानी को छोटा कंप्रेस करते हुए मैं कह रही हूँ कि वो मेरा पीछा कर रहे थे और वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बॉडी के लिए काम कर रहे थे, जिसके जो चीफ थे वो एक इंडियन प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के, जो अब प्रेसिडेंट हैं सनी बफलो के, सतीश त्रिपाठी जी, वो थे। और उस पीछे का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि 2006 की गर्मियों में, जो मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत गर्मियां थी, जब मेरे पेरेंट्स आए थे, हम उनके लौटने के बाद हम एक थिएटर में फिल्म देखने गए। थिएटर का नाम था फोर सीजन्स और फिल्म का नाम था द दा विंची कोड। और पूरे थिएटर में दो ही लोग थे, मैं और मेरे एक्स हस्बैंड। और उसी वक्त मतलब एकदम मैं कहूँ कि जादू की तरह या विचित्र संयोग की तरह मैं देखती हूँ कि डॉक्टर डॉम चले आ रहे हैं अंदर। तो मैंने भी उनको अवाक होकर देखा, उन्होंने भी मुझे अवाक होकर देखा। और मैं टहल रही थी सिनेमा हॉल के भीतर, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो वो उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा। जब मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंची तत्कालीन, तो वो कहते हैं कि उनका पहला सवाल ये था कि तुम इंडिया जाओगी क्या? तो मैं अवाक कि इसका क्या मतलब ये कि तुमने अगर अपने प्रोफेसर को देखा तो क्या तुमने उनको ग्रीट क्यों नहीं किया? इसके लिए मतलब जो है ये पतिदेव मुझसे कह रहे हैं तुम इंडिया जाओगी क्या? तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें बहुत ज्यादा हो गई कि बराबरी वाला जो हमारा दर्जा था जब हम यूनिवर्सिटी में थे, वो बहुत ज्यादा इसमें बदल गया कि मैं तुम्हें लेके आया वगैरह वगैरह। और ये बहुत बड़ा लड़ाई का मुद्दा बाहर जाके हो जाता है। मुझे लगता है कि इसमें दोस्तों का भी बहुत हाथ होता है। और अगर मान लीजिए दूसरों की पत्नियां जो हैं वो एकदम उनकी पूजा कर रही हैं और आपकी पत्नी जो है वो मतलब बराबरी और दोस्ती की तरह आपसे पेश आ रही है, तो शायद वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरने लगा। तो ये सारी बातें भी मैंने कहा ना कि बहुत दूरी आ गई, इतनी दूरी आ गई। तो जब वो अफेयर भी हुआ, इन अंद्रेयास टॉम को मैंने एक ईमेल लिखा, ये सब कुछ मेरे उपन्यास में है, आएगा। इन्होंने कैंपस पुलिस में जो है मेरा कंप्लेन किया। न केवल इतना, मेरे एक हस्बैंड ने आकर कहा कि मुझे कैंपस पुलिस से फोन आया और ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि बताओ इसमें तुम्हारा क्या ये हो सकता है? अच्छा, ये उल्टे ये मुझे डांट रहे हैं, मतलब पीछा कर रहा है वो आदमी और डांट खा रही हूँ मैं अपने एक्स हस्बैंड से। तो ये मुझे बहुत नागवार गुजरा और मेरा निर्णय था तलाक के लिए फाइल करने का। उस वक्त तक मेरी एमए की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लगभग डिग्री नहीं मिली थी, थीसिस भी जमा करना था, 2-4 पेपर भी बचे थे, लेकिन लगभग। और पीएचडी में मेरा दाखिला हो गया था, मुझे सारे ए ग्रेड्स आ रहे थे, बहुत शानदार। और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर हमारी नहीं ही निभ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त बन के रहें, ये बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के मन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस व्यक्ति का ज़रूर योगदान है मुझे जो देश निकाला मिला उसमें। और मतलब हुआ ये कि मेरा तो लगभग हासिल ग्रीन कार्ड था उसी व्यक्ति के साथ, लेकिन उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ये बेवकूफ़ी थी, ये मैं कहूँगी, ये मेरी गलती थी। मुझे उस वक्त बहुत ठंडे दिमाग से सोच के, मतलब इमिग्रेशन की लाइन में अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई थी तो मैं फिर वापस यहाँ चली आई, है ना। और इस बीच जब मैं इंडिया आई थी अपने तलाक के सिलसिले में, तब तक मेरा इस अंद्रेयास टॉम जी ने कंप्लेन करके
मेरा एडमिशन भी कैंसिल करवाया, वीज़ा भी रद्द करवाया, और मतलब मैं टेक्निकली स्पीकिंग न लौट सकी ढंग से अपने घर, जहाँ पर मैं 6 साल से रह रही थी, जहाँ मेरा इतना सामान था जो अब भी रखा है, और दाखिला तो मतलब मुझे नहीं ही मिला। मतलब मैं अवाक हूँ अभी भी कि ये कैसे हुआ, और मैंने कुछ कोशिश भी की है, लेकिन अब तक मेरे रिसर्च के मुताबिक बहुत ज़्यादा कानून नहीं है इस समस्या को संबोधित करने के लिए। बहरहाल वो अलग बात है। इस मसले का बहुत ढंग से, हाँ, कैन यू टेल मी कि व्हाट वाज हिज मोटिव? डॉक्टर डॉन जो थे, ये आई कैनॉट टेल यू, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सख्ती से पेश आना कि मेरे एक he ever talked to you, he ever said anything to you? Of course, मैं उनका एक क्लास कर रही थी, तो मैं बात क्यों नहीं करेंगे? बात तो करेंगे ही ऑफिस में भी। apart from studies, नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैंने उनको जो ईमेल किया है ना, मान लीजिए मैंने उनको अगर एक के बाद दूसरा ईमेल किया, और वो भी इसलिए क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उनके अंडर रिसर्च करने वाली एक इतालवी छात्रा ने खामखाम मुझसे लड़ाई की। वो वहाँ पहुंची, वो मेरी बगल में आकर बैठी, उसने जोर जोर से मुझसे कहना शुरू किया कि यू रियली से क्वालिटी थिंग्स इन क्लास, और एक विचित्र से एक्सेंट में। तो मतलब एकदम ये, मतलब मैं कहती हूँ ना, ऑन एस्पियोनाज, जो मैंने किताब लिखी है, वो इस पूरे कानूनी पचड़े से जब मैं कभी निकलूंगी तो वो पूरी होगी। तो मुझे समझ नहीं, मैं अवाक में उसकी ओर देखूं, मैं इतना, मुझे नागवार गुजरा इस तरह से कॉन्फ्रेंस में एकदम स्पॉटलाइट पे वो कर दिया जाना। और ये कोई बात है, आप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा एनकरेजमेंट की इस तरह क्या ज़रूरत है? रेशियल अटैक जैसा मुझे लगा, लेकिन जो भी हो। तो मैंने उनको ईमेल किया, और उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने न केवल कैंपस पुलिस में कंप्लेन किया, बल्कि डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करके मेरा दाखिला कैंसिल करवाया। ये एबनॉर्मल और अनयूजुअल, मैं मोटिव इस मिनट बिल्कुल ही नहीं जानती। तो आगे भले ही जो भी पता चले, मैं कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने कोशिश की है सतीश त्रिपाठी जी तक पहुँच पाने की, और मैंने उनको कहा है कि आप इस मोटिव को खोजने में मेरी मदद करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहरहाल सर, हम एक आगामी उपन्यास को छोड़कर बाकी मेरी पूरी रचना यात्रा से पूरी तरह भटक कर पूरी उस देश निकाले पे केंद्रित है। इस तरह से ये हुआ, और मैं वापस यहाँ पहुंची, और मेरी जो किताब है प्रिजन टॉकीज, जिसकी कविताओं का इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो उसी पूरे डिटेंशन के एक्सपीरियंस पे है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों की, उन कवि मित्रों की, जिन्होंने उन कविताओं को पसंद किया, न केवल बल्कि अनुदित करके अपने देश की पत्रिकाओं और अखबारों में छपवाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे आज भी बहुत से अमेरिकी मित्र हैं, मैं आज भी उस जगह को बहुत प्यार करती हूँ, उस घर को भी कभी लौटूंगी, देखिए वो कब होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे लेखन में ये सारी बातें टुकड़े टुकड़ों में हैं। इस तरह की स्त्री विमर्श की कहानियों में, मतलब ये बात कहीं, ये जो मैंने आपको किस्सा बताया, ये कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए कि आपका जो लेखन है, आपने जो लिखा है कविताओं में और कहानियों में और अनुवाद वगैरह, तो ये तो आपने अपने बलबूते ये सारी चीजें आपने हासिल की हैं। जी जी हैं, आपका ये सतत प्रयास है, आपकी लगन है, और आपकी लेखनी है, उस लेखनी में असर है, इन सब सारी चीजों से आपने जगह बनाई हुई है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा एक सवाल ये है कि इतने लिखने के बाद आपको आज के समय में हिंदी साहित्य में एक महिला जो अकेले अपने बलबूते पे जगह बना रही है, हाँ, उसको हिंदी साहित्य किस निगाह से देखता है और क्या सपोर्ट करता है?
कि नहीं करता है? मतलब ये जरा जानना चाहता हूँ। जी, सपोर्ट तो कुछ हद तक जरूर करता है, क्योंकि वो लोग मुझे छापते भी हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। जो मुख्य धारा है उसकी जरूर कुछ नाराजगियां हैं। और पहली बार जब मैं कनाडा से लौटी, एक विदेश का भी लंबा संघर्ष करके, वो भी एक किस्सा है। मेरा वीजा इंटरव्यू लेटर समय पे नहीं दिया गया, तो पीएचडी पूरी नहीं हुई, जैसा कि हमने परिचय के समय कहा था। तो बहुत ज्यादा मैं इस सवाल से रूबरू हुई कि वैसे आप दरअसल करती क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि अगर आप लिख रहे हैं, मैंने इसका कुछ समय तक ये जवाब भी दिया कि अभी तो मैं अपनी किताबें समेट रही हूँ, एक तो ये है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत हैप्पीली मैरिड वुमेन हैं साहित्य में, उनका दर्जा बेहतर देखा जाता है, और उनको सपोर्ट भी ज्यादा मिलता है, पाठकीय भी शायद कहीं ना कहीं। और मुझे एक बात भी, और ये अच्छी बात है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा कि हैप्पी मैरिज इज अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एन अनहैप्पी मैरिज, और उससे अगर आप निकल भी आए, अच्छा ऐसा अनहैप्पी कोई मैरिज मेरा था भी नहीं इतना ज्यादा, लेकिन इफ इट वॉजंट रियली वर्किंग, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे ये लगा कि ठीक है, ऐसा क्या होगा, हम अलग हो जाते हैं इफ वी आर रियली नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो तलाक भी एक इतना बड़ा हादसा बनाया गया मेरे लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और वो चीज जारी रहती है। तो एक अकेली महिला का संघर्ष बहुत ज्यादा है, और अकेली महिला के साथ मैंने इस तरह भी देखा कि तो फिर आपके पति नहीं है तो पिता के बारे में बताएं, या भाई वगैरह, या इस तरह से। मतलब आप किसी पुरुष मतलब केयर ऑफ वाला जो है ना, कि आपका पता जरूर किसी पुरुष के अधीन होना चाहिए, या आपकी जो अस्मिता है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो जरूर किसी पुरुष से कहीं ना कहीं जुड़नी चाहिए। ये बात अप्रत्यक्षता कई बार मुझ तक पहुंचती है। एक बात और मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर चीजों को, ये कविताओं और कहानियों की व्याख्या करते हुए भी होता है कि खुशी और उदासी की बाइनरी में देखते हैं, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा संकुचित दायरा है, क्योंकि हम अगर खुश नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेसेसरीली उदास, है ना। जैसे एक लड़ाई हमारे ऊपर हावी हो जाती है, फिर वो उद्देश्य हमसे ज्यादा शायद कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, और हमें ये याद भी नहीं होता कि शायद हम उदास, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है मेरे साथ। लेकिन एक फ्रेज है मूड ऑफ, वो होता है बहुत, वो तो सबका होता है, लेकिन उसके बहुत से कारण, जैसे एक अच्छी गुलाबी सी शाम, उदासी भी गुलाबी हो सकती है, लेकिन और उदासी नीली भी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन अब कितना, मतलब नीला भी सुंदर हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने एकाकीपन को भी एंजॉय कर रहे हैं और कविता में डूब कर, है ना, तो ये फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है। और साहित्य को ये नहीं होना चाहिए कि निरंतर और निश्चित रूप से वो फैमिली वैल्यूज को इस तरह से चैंपियन करे कि एकाकीपन के लिए या व्यक्ति के लिए उसमें कोई जगह नहीं हो। ये कहीं भी भारतीयता में नहीं रहा, और ये इसकी कोई जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। हम ऐसे कहें कि आधुनिक समय में, लेकिन वैसे तो हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद के समय में है, पोस्ट ट्रूथ के समय में है, जबकि सत्य की बहुत व्याख्या होती है। तो अब के समय में तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत होता है, और कहानी में भी उसी तरह से सुखांत ढूंढा जाता है, और कहानी में भी एक सुखी फ्लेवर उस तरह बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है जो फैमिली वैल्यूज को चैंपियन करे। हालांकि हैविंग सेड दिस, मैं ये भी कहूंगी कि मतलब एक से एक बेस्ट सेलिंग कहानियां मैं देखती हूँ कि कितने करुण रस की हैं, और वो मतलब गंभीर उत्पीड़न की कहानियां होती हैं, गाँव की या न्यूड मॉडल्स की, या मैं इस पर आपकी बातचीत पर एक टिप्पणी जो आपने अब तक की, उसमें मैं टिप्पणी करता हूं पहले। पहली बात तो ये है कि मैं पुरुष हूं, इसलिए इस बात को मैं बोल देता हूं, हालांकि मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का पुरुष हूं। जनरली पुरुषों को
बौद्धिक महिलाओं, जो बुद्धिजीवी महिलाएं होती हैं, जो क्रिएटिव काम करती हैं, उनके सामने उन पुरुषों को एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए, ये एक मैंने अपने जीवन अनुभव से ये बात सीखी है, और मैंने इस सोच के खिलाफ अपने अंदर भी बहुत लड़ाई लड़ी है, और तब मैं जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ। जनरली ये देखा गया है। जी। तो एक तो बात ये है, तो इसलिए आप, मेरी ये राय है कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, आप आगे ही बढ़ती जाएं, क्योंकि पीछे की चीजों से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए, यादों में भी, तो जिंदगी बहुत सुंदर और सुखद हो जाती है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे साहित्य के बारे में, बस एक सवाल है, आप उसे चाहे व्यंग समझ लें, चाहे मजाक समझ लें, चाहे कुछ भी समझ लें। ऐसा है कि जो अभी आपने मुझसे कहा, उसके जवाब में तो मतलब उसकी मुझ पर कुछ कहना चाहती हूँ ना, उसके बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक तो ये है कि अगर मैं पीछे देखूंगी नहीं तो उपन्यास कैसे लिखूंगी, है ना। और वो उपन्यास लिखना बहुत जरूरी है मेरे लिए ही नहीं, समूची इस संसार की तमाम स्त्रियों के हक में, और इमिग्रेशन की लड़ाई के हक में, और बहुत से मूल्यों के हक में उसको लिखना जरूरी है। लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा उस तरह सालता नहीं। ये बात अलग है कि मैं अपने को फोर्स करके इस तरह नहीं लिखूंगी कि मैं सबसे पहली कृति उसी को इस तरह से लिख के दे देना जरूरी है कि वो एमए की थीसिस को, है ना, जिसको मैंने अपने डिटेंशन के बाद लिखा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको लिखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसे मतलब तटस्थ होकर के, एक लेखक के तौर पर देख करके, अपने अतीत की कहानी के रूप में उसे मत दिखाए। आप उसको एक तटस्थ होकर जो लिखा जाता है, वो एक बहुत सार्थक चीज हो। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि, और मैं उन कानूनों के बारे में भी पता करना चाहती हूँ जो फिलहाल अभी हैं, आगे क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। तो अतीत आपका वैसे ही हिस्सा होता है पीसफुली, एक दुखद अतीत जैसे कि एक सुखद अतीत। जैसे कि लोग हर साल अपनी जयंती मनाते हैं, सिल्वर जुबली, शादी की, ये वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा कोई इमोशनल डिस्ट्रेस एक ब्रेकअप से नहीं होता, लेकिन उस जगह पे न होना मेरे लिए एक डिस्प्लेसमेंट है। मतलब मेरा प्लान ये था कि मैं पीएचडी में दाखिला लूंगी और मैं वो घर खरीद लूंगी, क्योंकि उसका ये हमेशा ये झगड़ा ये था कि मैंने घर बनाया, ये किया, मैं कहा चलो भाई मैं ही खरीद लेती हूँ, है ना। तो लेकिन आपकी उपलब्धियां जो हैं वो भौतिक उपलब्धियों से बहुत ज्यादा हैं। मतलब मैं एक मित्रवत सलाह दे रहा हूं, बाकी तो आपकी जिंदगी है, आप अपना खुद सोचेंगी। अब एक सवाल जो हम लोग बात कर रहे थे साहित्य के बारे में, उस पर हम लोग उसको जल्दी समाप्त करके फिर आपकी एक छोटी सी कहानी, मतलब कहानी के बारे में बात करेंगे, जैसी हमारी आपसे बातचीत हुई थी। ये बताइए कि ये भी जरा एक मतलब मैं मजाकिया तौर पर ही पूछ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा जरा। क्या साहित्य की दुनिया में जब संघर्ष आप कर रही हैं जी, आप पहले इधर देखिए तब बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल। ये बताइए कि साहित्य की दुनिया में जी, यहाँ पर आपका साबका किसी प्रोफेसर डॉन टाइप के आदमी से हुआ है कि नहीं हुआ है साहित्य की दुनिया में? बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा कठिन सवाल। मैंने इसीलिए तो पूछा है, मैं कठिन सवाल ही पूछता हूँ लोगों से। देखिए, कुछ कठिन लोग होते हैं, है ना, कुछ कठिन लोग जरूर हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, और जो कठिन लोग हैं उनमें उनका भी कुछ अच्छा पक्ष है। तो ऐसा है कि अच्छे पक्ष को देखते हुए और उसके साथ एक प्रोफेशनल अच्छा रिश्ता बनाने की भरपूर कोशिश मेरी रहती है।
ज़्यादा से ज़्यादा मित्र भी बनाने की कोशिश मेरी रहती है, लेकिन मुझे कभी-कभी चोट पहुँचती है कि बहुत प्यारे दोस्तों से भी, ये मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, बल्कि आप ये देखेंगे कि मेरे फ़ेसबुक पर ज़्यादा लाइक्स शायद पुरुषों के आते हैं और कई बार उनको हो सकता है ये भी लगता हो कि हो सकता है ये विद्या में घिरी हुई है, जो भी हो, लेकिन और मतलब जेन्युइनली रचनाओं को पसंद करने वाले लोग भी हैं, अच्छा साहित्य पसंद किया जा रहा है और क्यों नहीं मेरा साहित्य भी पसंद किया जाएगा। मतलब मेरा साहित्य से मेरा मतलब है मेरा लिखा हुआ, और किसी दिन वो श्रेष्ठ साहित्य में आएगा, ये तमन्ना करने की और बेहतर लिखने की कोशिश है। लेकिन मैंने शायद आपके सवाल का एक डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है कि ज़रूर कुछ बहुत कठिन लोग हैं और ज़रूर थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत प्यार देने वाले लोग भी हैं। बहुत प्यार से बातें करने वाले लोग भी हैं, बहुत सी सीनियर लेखिकाएँ हैं जिनसे मुझे बहुत सीख मिलता है अब भी। आप उनके साथ मेरे जुड़ाव को मेरे वॉल पे भी देख सकते हैं। जैसे नासिरा जी की कहानियों का, कविताओं का मैंने पाठ किया है। उनसे मैं लगातार रचना प्रक्रिया पर भी बातें करती हूँ। चित्रा मैम से, चित्रा मुखर्जी से, और भी इस तरह से बहुत से मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, सीनियर भी, समकालीन भी। कभी-कभी मुझे चोट पहुँचती है कि बहुत मित्र बनाने की मेरी कोशिश को भी लोग जो हैं वो क्यों उस तरह मित्रवत नहीं ले पाते, क्यों उन्हें जो है वो मतलब एक झगड़ा ही करना कभी ऐसा भी लगता है। तो डॉक्टर डॉम अगर हम कहें, या मतलब मिस्टर डॉम, तो मिस डॉम टाइप के लोग भी बहुत सारे होते हैं। और ये बात ज़रूर है कि अगर कभी आप मुसीबत में घिर जाएँ तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बुरे से मेरा मतलब है कठिन कहना शायद ज़्यादा अच्छा है। तो कठिन लोग तो होते ही हैं सर, वो तो होते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्थिति वो नहीं है ना, जैसे ये बांग्लादेश से देश निकाला दे देने वाली स्थिति तो नहीं है। लेकिन ज़रूर साहित्य में जगह बनाना और बनवाना दोनों होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं कि एक पब्लिशर, एक संपादक और सबसे ज़्यादा एक प्रकाशक अपने लेखक को किस तरह पेश करता है, कितना उसको प्रमोट करता है ना? या कुछ ऐसे लोग जो आपकी रचनाओं को बहुत पसंद करें, बहुत वो करें, तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि जिन पब्लिशर्स ने कभी मुझे, या जिन लोगों ने कभी मुझे बहुत, जैसे रविंद्र कालिया जी का मैं नाम लेना चाहूँगी कि उस वक़्त 2007 में, जो कि मैं बहुत सदमे का समय था, उस वक़्त उन्होंने मुझे अतिरिक्त और बहुत स्नेह दिया। ममता मैम ने भी, आलोक जैन जी ने, और भी बहुत से सीनियर लोग हैं जो आज भी अच्छी चीज़ों को भी अच्छा कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। साहित्य में बहुत किस्मों की बहसें फिलहाल जारी हैं, जो किसी को पसंद है वो हो सकता है किसी और को पसंद ना हो, तो ये तो बिल्कुल संभव है। लेकिन अच्छी चीज़ को अच्छा कहलवाना भी कभी-कभी लगता है कि लड़ाई है, और ये कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अहंकारी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिखे को क्यों नहीं एडिट किया जा सकता है, बिल्कुल एडिट किया जा सकता है। मैं कहूँगी कि बहुत प्रसिद्ध कोट है सर, एक सेकेंड, कि इवन वर्जीनिया वुल्फ ने भी एडिट किया है ना। इसी तरह से तमाम लोग, वर्जीनिया वुल्फ को मैंने इसलिए नाम दिया कि वो क्लासिक है, और इसी तरह से बहुत सारे। मैं अब एक टिप्पणी करता हूँ, फिर कहानी आपकी बात करेंगे, ठीक है? जी जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, साहित्य में स्थापित कोई कराता नहीं है। साहित्य में आपकी रचनाएं ही आपको स्थापित करती है ना? ना कोई प्रकाशक, ना कोई आलोचक, ना कोई लेखक, ना कोई सीनियर, ना कोई जूनियर। एक तो ये सबसे बड़ा जो सच है और जो मेरा अनुभव है, और मैंने ये बहुत सारे लेखकों की जिंदगी। आप इतनी बड़ी बात कह के लास्ट वर्ड कैसे ले सकते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है और मैं सहमत हूँ, लेकिन ये विवादित सच है सर। आपको आपकी रचनाएं जरूर स्थापित करवाती हैं, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है
कि ये बहुत ज़्यादा होता है। जब ये उसी सवाल का जवाब है कि आप एक अकेली महिला होने के साथ साथ ये उसी संघर्ष का हिस्सा इसको मानिए, या फिर और अनेकों तरहों का। मैं ये भी देखती हूँ कि लोग ओपनली किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा होते हैं, है ना। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने ये जरूर साबित किया है कि नहीं, वो इसकी भी निंदा कर सकते हैं, उसकी भी निंदा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि इन चीजों से भी काफी कुछ स्थापना होती है। मैं ये कहूँगी, हालांकि मैं मुझे इतनी मतलब ये मेरी नाराजगी नहीं है, ये मेरी साफगोई है और आशा है कि इसको अदरवाइज आप नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत प्यार भी मिला है, मुझे पुरस्कार भी मिलते हैं जैसा कि हमने देखा है, और मुझे पाठकीय प्यार भी बहुत मिला है। मेरे पास अमेरिका तक भी चिट्ठी आती थी और अब भी मेरे पास मैसेंजर में अनंत चिट्ठियाँ आती हैं। कुछ वाहियात सवाल भी आते हैं कि आखिर आप तलाकशुदा क्यों हैं और क्यों नहीं आप फौरन दूसरी शादी कर लेती हैं। तो मैं अपने पसंद के व्यक्ति से ही करूँगी ना, मैं किसी बाध्यता के तहत तो करूँगी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि स्थापित करने में बहुत सी चीजें होती हैं। एक बहुत बड़ी चीज है बाजारवाद, जिसकी बहुत से लोग बातें करते हैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसे मेरे जैसे लोगों को हो सकता है कि उसमें उस संघर्ष में थोड़ा मजा भी आए कि हम अपनी ही बात कह रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि आखिर हम किसके लिए लिखते हैं। आप केवल वही कहना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं या जिसके लिए वो कंडीशनड है, तो वो ज्यादा जल्दी एक्सेप्टेड होगी। या अगर आपका जीवन शायद संघर्ष से गुजरा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक खास करके एक ऐसे देश में जिसकी पूरी हस्ती खुद एक इमिग्रेंट की है, कुछ हद तक एस्पायरिंग इमिग्रेंट, जहाँ इमिग्रेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, तो वहाँ उसको बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है। तो वो वहाँ पे एक मतलब एक ओहदा है अपने आप में कि आप एक बहुत हैप्पीली वेल सेटल्ड वो हैं। और जब मतलब अगर आप विदेश से संघर्ष करके आए, एंड इट कैन बी ऑलवेज करेक्टेड एंड देयर इज अ सेकंड चांस इन लाइफ, ये कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने कॉलर पे पहन के कविताएं पढ़ना जो है, तो वो जोखिम उठाना है एक प्रकार का, लेकिन उसमें भी अपना एक आनंद है, मैं ये कहूँ। तो रचनाएं जरूर आपको स्थापित करती हैं, लेकिन अगर आप कुछ बहुत नई बात कहना चाहते हैं, जीवन मूल्यों को लेकर, आदतों को लेकर, लोगों की सोच पद्धति को लेकर, तो आपको संघर्ष करना होगा। संपादक उसको पसंद करते हैं, छापते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि मैं देखती हूँ कि जिस तरह से मुझे एक समय में बहुत अच्छी तरह लोगों के सामने प्रमोट किया गया, वो चीज़ बदली, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, समय बदलेगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कर दी है। अब जरा कहानी के बारे में बताइए, जो आपकी कोई प्रिय कहानी जिसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाह रही थी पहले, कहानी किस पर है? प्रेम कहानी ऐसा है कि मैंने वही खोज कर रखी है और वो इससे भी जुड़ती है। सरहदें इसका शीर्षक है। ये कहानी कथा क्रम में छपी थी। मैंने आपको हंस में छपी हुई कहानी भी दिखाई है। ज्ञानोदय में मेरी कविता छपी थी 2007 में। ये सब मैं लेके बैठी हूँ। इसका कुछ हिस्सा मैं शुरुआती ही पढ़ती हूँ। पहले तो कहानी का जिस्ट बता दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। ये प्रेम के त्रिकोण पे है, कमिटमेंट इश्यू पे बेसिकली। एक लड़की है जो एक लड़के के प्रेम में है, दोनों कपल्स हैं, साथ हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां हैं, दोनों के बीच की चुप्पियां हैं और दोनों के बीच का कमिटमेंट वो है। और एक तीसरा व्यक्ति किन परिस्थितियों में दाखिल होता है और लड़की उसके साथ चली जाती है। बात सिर्फ इतनी, घटना सिर्फ इतनी है, लेकिन बाकी का जो वृतांत है इसका, वो उन सब का मनोविज्ञान। मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने चरित्रों के मनोविज्ञान में उतरना और उसको डालना और उन पर बातें करना, तो उसकी कोशिश है। और ये 2007 में लिखी गई थी, जुलाई सितंबर 2008 में छपी है। वैसे मैं किताब से भी पढ़ सकती हूँ, कुछ एक ज्यादा चर्चित कहानियां हैं जिनकी पहले चर्चा इसी को पढ़। ये पांडुलिपि जमा है और एक जगह से आने वाली है ये किताब। तो शीर्षक है सरहदें। उसे सरहदें पार करने का नशा था, या शायद जुनून, जो हर सरहद पार करते हुए उसके सर चढ़कर
बोलने लगता था। इसलिए जब एक नीले रंग के ठेले पर बैठकर वह अभय के साथ दीघा से तालसारी की सीमा पार कर गई, तो उसे अपने भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता सा महसूस हुआ। इस तरह बंगाल से उड़ीसा में प्रवेश करते हुए उसे कुछ जादुई, कुछ तिलिस्मी सा अनुभूत हुआ। वह एक साफ, शफाफ, चमकदार दोपहर थी। चारों ओर धान के खेत थे और हवा का झोंका लगातार तेज हो रहा था। धान के खेत हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसे आकाश झूम रहे। धान की बालियां, धान की हरी बालियां, हरी बालियों का हरा रंग, हरे रंग का हरापन ऐसे उलस रहा मानो सारी धरती पर छा जाएगा। हवा पागल थी, खेत पागल थे, खलिहान पागल, आसमान पागल, घास पागल, धूप पागल, पेड़ पागल, पात पागल, प्रेम का जैसे पागलपन छाया हुआ था अमृता पर। भूसो बिकाए मोहे लाए दियो लटकन, भूसो बिकाइए तो बैल की खई है, बैलो बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। समझे, वह गाकर अभय से कह रही थी। ये जो है ना, ये एक कोलोकियल भाषा में है कि अपना भूसा जो है वो बेच के और मेरे लिए लटकन ला दो, मतलब आभूषण ला दो, स्त्री कह रही है। ये लोक भाषा का एक गीत है और उसी में वो का मतलब मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। तो वो ये कहता है कि अगर भूसा बिक जाएगा तो मेरे बैल क्या खाएंगे, और वो ये कहती है कि बैलो बिकाए मोहे लाए दिए। तो आप शायद समझ गए। समझे, वह गाकर अभय से कह रही थी, वह गीत में ही कह रही। गीत में प्रेम था, एक गीत में जो न लोक गीत था न फिल्मी, पर बस एक खूबसूरत गीत। अजीब था इस तरह अभय से सटकर ठेले पर बैठकर कहीं से कहीं चले जाना, जैसे ढेर सारी गांठों का खुलते जाना, जैसे ढेर सारी चाहतों का दीप भरना। समुद्र तट की गीली गीली रेत पर बांस की खपच्चियों से बनी दुकानों में सीप और शंख के लंबे बंधनवारों को हाथों से हटाते अनकाते अमृता को कई कई जीवन स्वप्न दिख गए। एक खूबसूरत सा घर जिसमें वो ये सारे बंधनवार टांग दे अभी के अभी। कांच की एक मेज पर फूल सजाए और खुद तले रोहू और कतला, और अगर अभय को समुद्री मछलियां ही पसंद हो तो फिर सुरमई और पांव। उसकी फरमाइश पर सरसों के झोल में मांगुर का सिर डाले और परोसे करछुल से पुदीने की चटनी के साथ। उफ, क्या मछलियां पकाते हैं ये दीघा के होटल वाले। खुद तो वह उंगलियां चाट चाट कर खाती ही है, और उसे ईर्ष्या होती है जब अभय पूरी लुत्सा के साथ बगैर उसकी ओर एक बार आंखें उठाए आ रहा होता है, मछलियों के कांटे निगूरता। अमृता की इच्छा होती जल्दी से उसकी अपनी एक रसोई हो जिसमें करीने से सब बर्तन सजे हों, दालों की अलग अलग शीशियां हों, मर्तबान में किस्म किस्म के मसाले हों। वह बाजार से ताज़ी मछली खरीद कर लाए। अभय दफ्तर से घर आए तो घर में सरसों तेल की वो खुशबू हो कि बस जाने दीघा के होटल वाले इस सागर तट पर किस नदी से अपने रोहू और कतला लेकर आते हैं। क्या कोई नदी यही समुद्र में गिरती है? जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो क्या मीठे पानी की मछलियां भी खारे पानी से मिल जाती? क्या इतनी दूर आती ही नहीं मछलियां नदी के साथ, क्या लौट कर जाती हैं उसी दिशा में वापस नदी के मैदानी इलाकों में समौरांत से दूर? सुनते हैं पद्मा नदी की हिल्सा धारा के विपरीत तैरती है और इसलिए वह हुगली की हिल्सा से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती है। नथिंग लाइक इलिश माछ, किंतु कांटा कतो कांटा इलिश के तो कांटे चुनते चुनते थक जाती है अमृता।
अभय के साथ समुद्र में नहाना, आती हुई लहर में खुद को बह जाने देना, पैरों तले से जमीन को खिसक जाने देना, अभय के गले में बाहें डालकर झूल जाना, तर बतर हो जाना, बंगाल की खाड़ी के खारे पानी का कभी आंख कभी नाक में घुस जाना, बंगाल की खाड़ी में खो देना खुद को अभय के साथ। दोनों में से कोई तैरना नहीं जानता, इसलिए उतना ही दूर जाना कि पानी कंधे तक हो और लहर सर के ऊपर से गुजर जाए। चांद कोबेन माँ अजीब से जैसे खरखरे जैसे लोगों का समुद्र में भीतर तक ले जाने का दावा करते हुए करीब आ जाना, और अभय और अमृता का अलग अलग भाग जाना अकेले कोनों में। समुद्री हवा जैसे ठेले पर उनका पीछा कर रही थी। बंगाल का काला जादू सर चढ़कर बोला। उड़ीसा का वह छोटा सा कस्बाई अलसाया सा शहर था जिसमें ठेला आकर रुका। धान के खेत राज्यों की सीमा से बेखबर थे। बताया गया कि एक प्राचीन मंदिर बहुत दर्शनीय, सफेद रंग की उसकी दीवारें थी, शायद नई रंगी हुई, लेकिन अंदर से मंदिर को जीर्ण शीर्ण था। और जैसा कि मंदिरों के साथ होता है, अगर वो प्राचीन हो तो उनके जागृत होने का बोध होने लगता। वह जगन्नाथ मंदिर था, सुभद्रा, जगन्नाथ और बलराम का मंदिर। गर्भगृह में उनकी छोटी छोटी मूर्तियां थीं, काले प्रस्तर की। पत्थर पुराना होने से और चमकदार हो गया था। मंदिर में जैसे देवदासियों के प्राचीन नृत्य की ताल थी। कोई पुरातन संगीत था। एक पुजारी मूर्तियों के नीचे जमे लाल सिंदूर के ढेर और पुराने फूलों को हटा रहा था। पूजा की एक बेला बीत गई थी और दूसरी आने वाली थी। संध्या आरती का समय हो रहा था। अमृता हाथ जोड़े खड़ी थी। एक विस्मय लोक प्रकट हो गया था। मैं फूल लेकर आता। अभय अचानक बाहर चला। अमृता उसके पीछे पीछे आ गई थी। बाहर कुछ लोग अड़हुल की फूल मालाएं बेचते बैठे थे। अभय, चलो शादी कर लो। अभी? कहाँ? हाँ, माला बदलकर गंधर्व रीति से गंधर्व विवाह। अमृता ने झुककर ढेर सारी मालाएं उठाई, कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए और एक एक हमारे लिए। हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं अभी के अभी। पर क्यों? हमने तय किया था कि बाकायदा गाजे बाजे ढोल बारात के साथ शादी करेंगे, माता पिता को शामिल करेंगे। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। ये इतनी टाइट जीन्स और बाटिक के कुर्ते में माला बदलकर हम क्यों शादी करें? क्यों में जो एक देवदत्त दिव्य सा एहसास अमृता में जागा था और क्षीण पड़ रहा था, क्योंकि इस रिश्ते की सरहद को मैं अभी अभी पार करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी प्रेमिका से पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम प्रेमी से दंपति बन जाएं। पर इस रिश्ते की सरहद को पार करना नहीं होगा, पर इसे सिर्फ एक दूसरा नाम देना। हमारे रिश्ते की कोई सरहद नहीं है अमृता। अमृता के चेहरे पर एक साथ ढेरों रेखाएं कौध गई। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? ऐसा भी नहीं है। क्या दीघा के समुद्र में उनका प्यार डूब रहा था? दीघा के समुद्र में अमृता अभय को खोया पा रही। या दीघा आने से पहले वह अपने भीतर कोई सरहद पार कर गई थी किसी और के लिए? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से एक लड़का आया था दफ्तर में, एलेक्स। अमृता ने उड़हुल की मालाएं अभय को थमा दी। ये उड़हुल की कलियों की मालाएं थी। मिट्टी से लिपे मंदिर के प्रांगण में कई उड़हुल के पेड़ थे। उड़हुल खिला हुआ था। अमृता ने कुछ खिले हुए उड़हुल के फूल तोड़े और दोबारा मंदिर में फूल पुजारी को थमाए, अर्चना का निवेदन किया
और तीनों मूर्तियों के आगे नतमस्तक हुआ। किंतु पारलौकिक की एक सरहद जो उसे उन मूर्तियों में दिखाई दी थी फिर नहीं लौटी। मूर्तियां किसी सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह अविचलित खड़ी थी। अमृता का अंतर विकल था। चारों ओर लौकिक संसार था। दीघा तक लौटा ले जाने को ठेला तैयार खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसकी लालिमा धान के खेतों पर बिखर रही थी। कदाचित बड़े आकार का एक पक्षी जिसके पंख भूरे थे, जंख के रंग के भूरे और बाकी की देह चमचम काली, धान की बालियों के ऊपर उड़ता मंडरा रहा था। पूछने पर ठेले वाले ने बताया कि ये महोखा है। सब कुछ वही था, वही धान के खेत थे, वही सफेद चावल पर सरसों दिए माछे झोल और नींबू का रस, वही समुद्र था, वही हाथ में हाथ लिए समुद्र तट का विचरना, समुद्री लहरों का वही कभी लारज कभी तांडव नृत्य। लेकिन कुछ था जो गायब हो गया, उन दोनों के बीच का कुछ, और वह सूर्योदय के बाद भी नहीं लौटा। बंगाल की खाड़ी में तो फिर नहा कर भी नहीं लौटा। पुरानी फिल्मी धुन साथ गुनगुना कर भी नहीं लौटा। छुट्टियां बीत गई। कलकत्ते वापस लौटने का समय आ गया। दफ्तर जाने का समय आ गया। अमृता एक सांस में जीना चाहती। लगभग बिना दस्तक उसने वह दरवाजा खोला। अपनी सीट पर बैठा एलेक्स अपनी 10 उंगलियों को बेहद स्लीक लैपटॉप पर नचा रहा था। बाएं हाथ की अनामिका में वही प्लैटिनम का बैंड जो पागल कर देता था अमृता को। दुनिया भर की खबरें उस लैपटॉप के भीतर थी। एलेक्स वॉज अ बिग शॉट बट विद नो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। वह बीबीसी का केप टाउन कॉरेस्पॉन्डेंट था। इस न्यूज चैनल में बतौर सीनियर एडवाइजर उसे बुलाया गया, एक प्रकार से बॉसेस को ट्रेंड करने, लेकिन शुरू से ही उसने जूनियर रिपोर्टर्स के साथ एक दोस्ताना अनुभव बतलाया। दफ्तर के दबे घुटे सियासत भरे सीलन भरे लगभग फफूंदी लगे वातावरण में एक ताजी हवा के झोंके की तरह था एलेक्स। It either clicks or it doesn't. ये कहना बहुत आसान है कि there is no such thing like a perfect shot. And so why are you trying to shoot it? Day after day. But we all do it. But in the meantime, while you adjust your camera in search of that perfect shot, make the one you have got work. Make it work. इनकी उनकी बातें छोड़कर कुछ अपने सपने देखो, कुछ बड़े सपने देखो, कुछ अलग सपने देखो। एलेक्स हर वक्त ये कहता जान पड़ता। आने के बाद से एलेक्स ने घंटों बैठकर हर रोज की बुलेटिन में जाने वाले रिपोर्टाज की शूटिंग के टेप्स देखे। उसका कहना था कि रिपोर्टर्स अगर कैमरामैन के साथ शूटिंग में इन्वॉल्व हों तो बेहतर फुटेज बने। होता शायद ये है कि कैमरामैन अलग शूटिंग करता है और फिर उनकी चलती फिरती तस्वीरों के ऊपर अखबारी भाषा में एक रिपोर्ट थोप दी जाती है। अगर इच्छा यह है कि लगातार चैनल बदलते लोग आपके चैनल पर रुक जाएं और खबरें सुनें, तब भी जब कुछ धमाकेदार न हुआ हो तो तस्वीरों को भी आकर्षक बनाएं। लेकिन मार्केटिंग के ये नुस्खे नामी गिरामी रिपोर्टर्स के नापसंद थे, जो शहर में स्थापित थे। खबरों की दुनिया में एक हस्ती थी, एक दूसरे को सलाम ठोकते थे और एक दूसरे के माध्यम से इन उन राजनेताओं का सानिध्य पाते थे। उन्हें एलेक्स की बातें बेकार लगती थी, उन्हें एलेक्स का आना ही बेकार लगता था। मीडिया पंडितों में ये बात लगभग तय थी कि सफलता का मूल मंत्र था लोकल एंगल, लोकल समस्याएं, लोकल खबरें, खबरों का लोकलाइजेशन। लेकिन यही समस्या भी थी जो हर दिन की आम आदमी की समस्या थी,
उसका खबर बनना मुश्किल था। कभी कभी जब पेट्रोल के, मिट्टी के तेल के, चीनी के और सब्जी के दाम बढ़ते थे तो एक म्यूजिक के साथ ये सुर्खियां टेलीविजन पर दिखाई जाती थी। 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े पेट्रोल के दाम, सब्जी के भाव में कोई गिरावट नहीं। पर ये कभी कभार की खबरें थी और हर दिन का संघर्ष। रिपोर्टर्स को राजनेताओं के बयानों में ज्यादा दिलचस्पी थी। कभी कभी का उनका पार्टी बदलना और अक्सर की प्रेस रिलीजेस राष्ट्रीय खबरें होती थी। इस तरह राजनेताओं के राजनीतिक करियर और पत्रकारों के पत्रकारीय करियर में निरंतर इजाफा होता रहा। आमतौर पर खबरों की सरहद राजनेताओं से शुरू और खिलाड़ियों और फिर मौसम विशेषज्ञों पर खत्म होती थी। इसे फुर्सत थी कि पिक्चर की क्वालिटी पर इतना ध्यान दे। चलते फिरते एक शॉट ऐसे यार, एक शॉट वैसे यार, बस काटो और लगा दो। So have you had a perfect shot? जब तुमने अभी अभी कितना कितना अभी रहेगा, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो ये हमारा बंद हो जाएगा। हाँ जी, अभी इसमें 1.5 पन्ना है। तो लास्ट वाला पढ़ दीजिए ना कहानी तो। हाँ, जब तुमने खुद महसूसा हो कि दिस इज इट। एक दिन अमृता ने एलेक्स से पूछा और एलेक्स हंस दिया। अजीब तांबई रंग था उसका। मेरी अफ्रीकी पैदाइश है, एलेक्स कहता गया। बहुत बचपन में एक कैमरा मुझे थमा दिया गया था या मैंने खुद थाम लिया था। मैं जिम्बाब्वे के एक फार्म हाउस में बड़ा हुआ। मेरे माता पिता वहां खेती करते थे। मीलों तक फैले हुए खेत और उनके पार जंगल और जंगली जानवर जो अक्सर जंगल से खेत की सरहद पार कर जाते, फसलें खा जाते, उन्हें रौंद डालते। सुबह उठकर हम देखते कि खेत फिर से रौंद दिए गए। फिर हम बस्ती से जंगल की सरहद पार करते, सिर्फ उन्हें नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए, उनका साथ पाने के लिए, उस कृत्रिमता को थोड़ी देर जी लेने के लिए। एलेक्स के भीतर बहुत सारी सरहदें घुली मिली हुई थी, उलझी हुई थी। हालांकि कौन सी लकीर कहाँ खींची हुई है इसका उसे हर वक्त एहसास होता था। रॉबर्ट मुगाबे के लैंड रिफॉर्म मूवमेंट के हिंसक होने से पहले एलेक्स के परिवार ने जिम्बाब्वे छोड़ दिया था, पर वो अफ्रीका नहीं छोड़ पाए थे। वो साउथ अफ्रीका चले गए। मैंने बरसों तक नेशनल जियोग्राफिक में काम किया। जिम्बाब्वे छोड़ना पड़ा तो मैंने नेशनल जियोग्राफिक भी छोड़ा और बीबीसी ज्वाइन किया। एक छोटी सी खामोशी रही और इस तरह से मैंने जानवरों की दुनिया छोड़ी और इंसानों की दुनिया में कदम रखा, या फिर मासूमों की छोड़ी और हैवानों की दुनिया में कदम रखा। ये एलेक्स ने कहा नहीं, अमृता ने सुना नहीं, लेकिन अनकही एक ये बात उनके बीच से गुजर गई। अब मैं जानवरों में लौटता हूँ, अक्सर सुकून के लिए। एलेक्स में अफ्रीका मौजूद था, जाम्बेजी नदी के प्रवाह की तरह, किसी अनहद नाद की तरह, हबशी स्वर के किसी गीत की तरह, बदलते मौसम के साथ तालबद्ध बिल्डर बीस्ट के माइग्रेशन की तरह। अफ्रीका एलेक्स के भीतर कायम था, मानव उत्पत्ति से पहले के किसी महाप्राचीन समय की तरह। लेकिन एलेक्स के इस अफ्रीका प्रेम में एक अभिजात्य था, एक प्रकार का साम्राज्यवाद, एक खास तरह की यूरोपीय मानसिकता जिसके तहत यूरोप ने दुनिया के हर कोने पर राज किया और हर जगह से सबसे बेहतरीन चीजें इकट्ठा। क्या तुम्हें अफ्रीकी लोग भी उतने ही पसंद हैं जितना अफ्रीका? मुझसे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, एलेक्स ने विराम दिया। बचपन में मुझे अफ्रीकी ज्यादा प्रिय थे, या शायद अफ्रीकी अफ्रीका से अलग है, ये पता नहीं था। पर जंगल और जंगली जानवर तब भी अपने लगते थे, अब भी अपने लगते थे। उन दोनों के अंदर ये एहसास गहराता जा रहा था कि वो बहुत समय साथ बिता रहे हैं। पहले ऑफिस की कैंटीन में, फिर पास के एक कैफेटेरिया में, और फिर कलकत्ते की सड़कों पर मीलों चलते। एलेक्स, ये क्या है, वो क्या है का जवाब देते। और एक दिन ऐसे ही चलते में बारिश आ गई। कलकत्ते की मूसलाधार बारिश
संयोगवश वह बहुत भीड़ वाला इलाका नहीं था। एक पेड़ के नीचे खड़े वो देर तक भीगते रहे। Is there such a thing as premarital sex in India? एलेक्स ने पूछा। यस, अमृता ने कहा। दोनों तर बतर थे। पानी उनके कपड़ों से, उनके अधरों से, नाक की उठान से, आंख की पलकों से, आंखों की कोरों से टपक रहा था। पानी पेड़ के पत्तों से, पेड़ की शाखों से झड़ रहा था। पानी आसमान से बरस रहा था। पानी झमाझम बरस रहा। एंड इज देयर सच अ थिंग एज एवरलास्टिंग लव? अमृता ने पूछा और दोनों हंस दिए। I mean your wife. She is my girlfriend. My girlfriend. I think just found someone better. And I wanted to marry somebody else. अपनी एक स्टेट की मालकिन है, बहुत बढ़िया ब्रिज खेलती है और इतने फिनेस के साथ डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है कि मैं अपने ड्रिंक हाथ में थामे खड़ा रह जाता हूँ। ऐसा नहीं जैसे अभी यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ भीगता। क्या तुम मेरे साथ अफ्रीकी बारिश में भीगना चाहोगी? और फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, लेकिन सप्ताह भर के भीतर एलेक्स और अमृता ने जिम्बाब्वे जाने का टिकट कटाया और जैसे दुनिया भर से रफू चक्कर को। अफ्रीकी कोर्ट में न तो तलाक कठिन है और न शादी, लेकिन मेरी पत्नी उसे कठिन बना सकती है। तब तक हम चीते और तेंदुए के साथ कुछ समय बिताएंगे जंगल। बढ़िया। चलिए, अच्छा है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आपसे एक बात मैं कह दूं जल्दी से कि मेरे इस अफ्रीका प्रेम ने, जिसका मैंने चित्रण एलेक्स नाम के चरित्र में किया है, ने जरूर वो नाइजीरियन लॉटरी स्कैम करवाया होगा। वो तब हुआ जब मैं वीजा का इंतजार कर रही थी और मैं उसको बाकायदा शोध करके कभी लिखूंगी। और दिली तमन्ना है मेरी नाइजीरिया जाने की, जब जाने लायक सुरक्षित स्थितियां हो तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हमारे काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग चले भी गए होंगे। चलिए, हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत